Hello everyone, welcome to Guidely. How are you all? I hope you all are good and doing great. So let me check everything is sorted or not so that we can proceed with the class. तो और आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, पता है ना आपको, आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट, ठीक है, ताकि अगर कोई भी इशू हो तो हम देख सकें। ठीक है, एवरीथिंग सॉर्टेड आई गेस। यस, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं हम आज चैप्टर 29 और 30 दोनों साथ में प्रोसीड करने वाले हैं। रीजन इसके पीछे का ये है कि इस चैप्टर में आपको फाइनेंशियल मार्केट और आपका मनी मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट ही आपका हो रखा है मनी मार्केट, इसीलिए मैं इस दोनों ही चैप्टर को आपको साथ में पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ताकि आप को रिलेट कर सकें दोनों ही चैप्टर के साथ। तो जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उन्हें इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे, इंपॉर्टेंट टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ उन्हें टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट है, जैसा कि आप जानते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो भी क्लासेस हैं उनका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के जरिए मिल जाता है और आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं एक बार कि मेरा नाम प्रगति है, मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। मैं आपको JIB में IEFS पढ़ाती हूँ और CIB में ABFM पढ़ाती हूँ, यानी मैं आपकी जैब और कैब मेंटोर हो रखी हूँ। मैंने खुद जैब कैब क्लियर कर रखा है। तो बात करते हैं आज की क्लास की। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, किस मार्केट को फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऐसा मार्केट जहाँ पे हम क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज कर रहे हैं, सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं, यही तो होता है ना फाइनेंशियल मार्केट, इसी को तो हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये होता है आपका फाइनेंशियल मार्केट, यानी जहाँ हम सिक्योरिटीज को परचेज कर पा रहे हैं, सेल कर पा रहे हैं, उनमें डील कर पा रहे हैं, उसे ही कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट जहां पर जो बायर हैं वो और जो सेलर है दोनों पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और वो दोनों ही मिलकर के ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, यानी मनी में डील करते हैं, कमोडिटीज में से डील करते हैं, सिक्योरिटीज में डील करते हैं, फॉर एक्सचेंज में डील करते हैं और डेरिवेटिव्स में भी डील करते हैं। इस तरीके के मार्केट में जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है वो लो होती है, यानी कम होती है, और जिस भी लेवल पे प्राइस को फिक्स किया जाता है, यानी इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे किसी भी गुड्स को, किसी भी कमोडिटी को सेल किया जाएगा, ये डिटरमाइन होता है, यानी ये निर्धारित होता है फोर्सेस के जरिए, जो मार्केट फोर्स होते हैं जैसे कि डिमांड और सप्लाई, इनके जरिए डिसाइड होता है कि क्या प्राइस होगा। इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर को ही कहा जाता है कि प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मनी मार्केट के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसा मार्केट जहां पर पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी दो पार्टीज? पहला होगा बायर, यानी जो खरीद रहा है, जो डील कर रहा है। दूसरा होगा सेलर, यानी जो कमोडिटीज को परचेस करते हैं, सेल करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं, वो होता है, वो ऐसा मार्केट होता है जिसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसमें जो कॉस्ट होती है, यानी ये जो ट्रेड करते हैं, जो व्यापार करते हैं, इसमें जो लगने वाला ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो कम होता है। और जिस लेवल पे, यानी जिस लेवल पे आकर के प्राइस क्या होता है, प्राइस फिक्स होता है, जिस भी लेवल प्राइस फिक्स होता है, ये फिक्स होता है डिमांड और सप्लाई के जरिए, यानी जिस वैल्यू पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे वहीं तो प्राइस फिक्स हो जाता है। इस पूरे ओवरऑल प्रोसीजर को ही कहा जाता है प्राइस डिस्कवरी। अच्छा, अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ इसके पार्ट्स होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम में, चाहे वर्ल्ड के किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए, उसमें मेजर तौर पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते हैं और फाइनेंशियल मार्केट आते हैं। चाहे किसी भी तरीके के वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात की जाए या फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए, USA की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, कोरिया की बात की जाए, जापान की बात की जाए, हर जगह के फाइनेंशियल सिस्टम में ये तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से पहला होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
दूसरा कंपोनेंट है आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और तीसरा कंपोनेंट आपका होता है फाइनेंशियल मार्केट। यानी इन तीनों से मिलकर के पूरा एक फाइनेंशियल मार्केट बनता है। इन तीनों को मिला करके कंसीडर किया जाता है कि ये फाइनेंशियल मार्केट हो रखा है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये एक बेस प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आप जिसे आपने काफ़ी लंबे समय तक सेव कर रखा या जिसे आपने अपने क्राइसिस सिचुएशन में अनफोर्स कंटीजेंसीज के लिए सेव कर रखा है, उसे आप इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि इन्वेस्ट करने का मेजर रीज़न होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा आपको गेन हो सके। और ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता है अगर फाइनेंशियल मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी फाइनेंशियल मार्केट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए आप अपने सेविंग्स को, यानी अब तक आपने जो कुछ भी सेव करके रखा है उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे आप फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। यानी आपके पास अब तक जो भी संपत्ति थी, जो भी वेल्थ थी, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो और बदले में प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है अगर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी फाइनेंशियल मार्केट के जरिए ही ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो ये होती है ओवरऑल इम्पोर्टेंस। यानी अगर आपको चाहे स्टॉक में डील करना है, सिक्योरिटीज में डील करना है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में डील करना है, कमोडिटीज में डील करना है, इन सब के लिए ये मेजर है कि फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करे। अगर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है तो इन तरीके की कमोडिटीज में डील करना मुश्किल हो जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह से बिक्री होता है। फाइनेंशियल मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को भी वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ये तो बात हो गई आपके फाइनेंशियल मार्केट की। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो फाइनेंशियल मार्केट को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल मार्केट को देखिए, जो फाइनेंशियल मार्केट जो क्लासिफिकेशन किया गया वो कई जगह बहुत अलग अलग तरीके से किया गया, बहुत लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन भी किया है फाइनेंशियल मार्केट को, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट को अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो मेजर तौर पर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। यानी नेचर के जरिए, यानी नेचर ऑफ क्लेम, किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, पहला पार्ट है आपका। दूसरा मैच्योरिटी के नजरिए से, तीसरा टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और चौथा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट को डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आइए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेचर वाइज की फाइनेंशियल मार्केट कितने तरीके से होता है, 2 तरीके का होता है। पहला आपका होता है डेब्ट मार्केट और दूसरा होता है इक्विटी मार्केट। इसी को कहते हैं कैपिटल एडुकेसी। क्या होता है कैपिटल एडुकेसी? आपकी डेब्ट और इक्विटी से मिलकर ही बनती है। यानी ऐसा लेवल जहाँ पे आपका डेब्ट और इक्विटी बैलेंस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? बैलेंस्ड फॉर्म में होता है, तो डेब्ट कैपिटल एडुकेसी कही जाती है। वहीं अगर मैच्योरिटी वाइज बात की जाए तो फाइनेंशियल मार्केट 2 तरीके का होता है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे विद इन 1 ईयर होता है, आप इंस्टेंट इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर मनी मार्केट की मैं बात करूं ये शॉर्ट टर्म नेचर का होता है और कैपिटल मार्केट आपका लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। वहीं अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग बात हो तो फाइनेंशियल मार्केट को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहला कैश मार्केट और दूसरा फ्यूचर मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल मार्केट भी अगेन 2 तरीके का होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर यानी ओवर द काउंटर मार्केट। तो ये है ओवरऑल क्लासिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल मार्केट को डिस्क्राइब किया गया है, फाइनेंशियल पार्ट को डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। अब बात करते हैं प्राइस डिस्कवरी। क्या होती है प्राइस डिस्कवरी? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, प्राइस डिस्कवरी एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा जरिया होता है, एक ऐसा माध्यम होता है जिसके जरिए किसी स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस फिक्स होता है, उसका रेट फिक्स होता है। यानी जिसके जरिए ये पता चलता है कि किसी कमोडिटी का क्या प्राइस हो सकता है, कितना प्राइस उसका रखा जा सकता है। ये होता है आपका कमोडिटी, यानी ये होता है आपका प्राइस डिस्कवरी,
इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी के जरिए ही ये डिफाइन किया जाता है कि कोई भी बायर या कोई भी बायर किस रेट पे किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को परचेस करता है या फिर किसी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने का काम करता है, ये भी डिस्क्राइब किया जाता है प्राइस मार्केट के जरिए, यानी प्राइस डिस्कवरी के जरिए ये डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्राइस डिस्कवरी क्या होती है? प्राइस डिस्कवरी, जिसे प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, साथ ही साथ जिसे प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसा मेथड होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके जरिए किसी भी एसेट का प्राइस फिक्स किया जाता है। जैसे अगर कोई मशीन है, उसका प्राइस किसके जरिए फिक्स किया जाता है? इसी प्राइस डिस्कवरी के जरिए, यानी कैसा प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे मिस्टर ए बायर हो गए और मिस्टर बी क्या हो गए? ये सेलर हो गए। इनके बीच प्राइस, किसी मशीन को लेकर के जो प्राइस फिक्स किया जाता है, यानी जो एसेट है, मशीन क्या है? मशीन एक एसेट है, और ये जो प्राइस फिक्स किया जाता है वो प्राइस डिस्कवरी के बीच किया जाता है। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए बायर हो गए और मिस्टर बी आपके सेलर हो गए। तो अब मिस्टर ए चाहते हैं कि इन्हें मशीन, एक एजम्पशन लेते हैं, मिस्टर ए चाहते हैं कि इन्हें ये मशीन 100 रुपीज़ में मिल जाए, वही मिस्टर बी चाहते हैं, जो सेलर है, वो इस मशीन को 200 रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? आप डिस्प्यूटराइज हो जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि अब एक डिस्प्यूटराइज हो जाएगा कि कैसे मैनेज किया जाए। तो इस केस में क्या किया जाता है? इसी केस में प्राइस डिस्कवरी मेजर रोल प्ले करता है, यानी प्राइस डिस्कवरी के जरिए ये फिक्स किया जाता है, ये बताया जाता है कि क्या हो सकता है प्राइस। अब जब देखिए वो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बायर है, सेलर है, दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट होगा तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जाहिर सी बात है ना, डिस्प्यूटराइज हो जाएगा। बात तो चाहेगा कि कम से कम रेट में अपनी चीज़ों को परचेस कर सके, और वहीं सेलर चाहेगा कि वो ज़्यादा में किसी चीज़ को परचेस कर सके। डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा जिसकी वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा। ठीक है, बायर क्या करेगा? भाई सेलर क्या चाहता है? सेलर चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो ऊंचे दाम पे बेचना चाहिए। परचेसर चाहता है कि उसे कम प्राइस में मिल जाए, उसे कम पैसे में कोई चीज़ सिर्फ हो जाए। इसी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है प्राइस डिस्कवरी, यानी इसके जरिए जो भी ट्रेडेबल एसेट है, ट्रेडेबल एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिसका ट्रेड किया जा सकता है, जिसे परचेस या सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस फिक्स किया जाता है, ऐसा प्राइस जो कि कन्वीनियंट होता है बायर के लिए और एज वेल एज कन्वीनियंट होता है सेलर के लिए भी। तो ये होता है पूरा का पूरा प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा प्राइस डिस्कवरी क्या आता है? फाइंड करता है इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब ऐसा प्राइस जिस पे बायर भी अग्री कर रहा है, ठीक है, बायर भी जिस पे तैयार है और सेलर भी तैयार है, और ये फैसिलिटेट करता है ग्रेटेस्ट लिक्विडिटी फॉर दैट एसेट। तो ये हो गया आपका ओवरऑल प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की जो इस प्राइस डिस्कवरी में मेजर रोल प्ले करते हैं, या फिर कह सकते हैं प्राइस डिस्कवरी को डिटरमाइन करने में एक मेजर कंपोनेंट होते हैं। क्या है वो कंपोनेंट, उसके बारे में अब आप बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट सप्लाई एंड डिमांड, जो कि मार्केट फोर्सेज हैं, जिसके जरिए प्राइस डिस्कवरी बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है। उसके बाद एटीट्यूड टू रिस्क, यानी उस पर्टिकुलर एसेट में कितना रिस्क इन्वॉल्व हो रखा है। इसके बाद वोलेटिलिटी की बात होती है, और उसके बाद अवेलेबल इंफॉर्मेशन, उस एसेट से क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन मार्केट का मैकेनिज्म, मार्केट का फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मनी मार्केट के बारे में कि मनी मार्केट क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है। जैसा भी हमने देखा कि मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है, इसीलिए हम इन दोनों को ही साथ में डिस्कस कर रहे हैं ताकि ये दोनों चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, मनी मार्केट की बात करते तो मनी मार्केट का मतलब क्या होता है? मनी मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए जो मॉनेटरी ऑपरेशंस हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है भाई? मनी मार्केट को आप क्या कहेंगे? मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसके जरिए सेंट्रल बैंक क्या करती है भाई? जिसके जरिए सेंट्रल बैंक अपने जो ऑब्जेक्टिव है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा करने का काम करती है इसी मनी मार्केट के जरिए। इसी मनी मार्केट के जरिए क्या करती है? उसे पूरा करने का काम करती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ये एक मेजर कंपोनेंट होता है फाइनेंशियल सिस्टम का, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें क्या होता है? ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं, मॉनेटरी ऑपरेशन किए जाते हैं बाय द सेंट्रल बैंक
क्यों किए जाते हैं? ताकि जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव है उन्हें पूरा किया जा सके। ये एक ऐसा मार्केट है जो कि शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है, और ये आपसे एग्जाम में बार बार IMF ने पूछा भी है। इस क्वेश्चन, इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट किए जाते हैं कि मनी मार्केट कौन सा मार्केट होता है। तो ऐसा मार्केट जहां पर शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है, यानी वो मार्केट जो शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है विद इन 1 ईयर की जहां बात होती है। यानी अगर आपको फंड की जरूरत है, अगर आपको पैसे की जरूरत है, तो ये मार्केट आपको रातों रात फंड प्रोवाइड कर सकता है। और इसका जो पीरियड होता है, ठीक है, इसका जो पीरियड है, मैच्योरिटी रेंज है, वो कह सकते हैं कि जो ओवर रातों रात से लेकर के 1 साल होता है। इस मनी मार्केट में ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि बहुत ही क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं मनी के, यानी जिनके बदले में बहुत आसान होता है कि अगर जहां पैसों की ज़रूरत है वहां पर इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप उसको मनी के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। यानी एक मनी का सब्स्टिट्यूट, मनी का एक दूसरे ऑप्शन के तौर पे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, यानी क्या फंक्शंस हो रखे हैं मनी मार्केट के। मनी मार्केट किन किन फंक्शंस पे काम करता है, मनी मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, मनी मार्केट किस तरीके से वर्क करता है। कि मनी मार्केट को हमने क्या देखा, एक सब्स्टिट्यूट होता है, ये तो हमें पता है कि एक सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो मनी मार्केट एक ऐसा इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जो कि शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है, यानी डिमांड और सप्लाई के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ ये बोरोवर को और लेंडर को, यानी जो उधार दे रहे हैं और जो उधार ले रहे हैं, उन्हें शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है। उनको बोरोइंग, यानी जो भी पैसे की जरूरत है, ठीक है, जो भी पैसे की जरूरत है उसे पूरा करने का काम करता है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करता है, और एक एफिशिएंट मार्केट क्लियरिंग प्राइस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये एक ऐसा एवेन्यू है सेंट्रल, ये प्रोवाइड करता है एक एवेन्यू सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन के लिए, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्वांटम को, साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी हो रखी है या फाइनेंशियल सिस्टम है उसे इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। इस तरह से ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो गोल हैं, जो उद्देश्य हैं, उसे ट्रांसमिट, यानी उसे आगे बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की। क्या होता है कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी? ये मेजर पार्ट हो रखा है मनी मार्केट का, ठीक है। किसे कहा जाता है कॉल मनी, किसे कहा जाता है नोटिस मनी, और किसे कहा जाता है टर्म मनी। तो अगर मैं कॉल मनी की बात करूं, सबसे पहले कॉल और नोटिस मनी की बात करते हैं, ठीक है। तो कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी, मार्केट की पहली बात करें, एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, यानी शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल एसेट होते हैं जिसे आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे। कॉल मनी की बात की जाए, नोटिस मनी की बात की जाए, टर्म मनी की बात की जाए, एक ऐसा मार्केट जहां पर आप अपने, जब भी आपको कैश की जरूरत है, आप अपने शॉर्ट टर्म जो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट हैं वो आपको आसानी से, आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसे कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो भी बहुत कम होती है। जो मनी मार्केट है वो एक फैसिलिटेट करता है, वो प्रोवाइड करता है, वो डील करता है लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ फंड से बैंक और प्राइमरी एंटिटीज, ऐसे एंटिटी जैसे कि प्राइमरी डीलर्स। यानी जो मनी मार्केट है वो ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऐसा प्रोसेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए फंड के लेन देन होती है, फंड को कोई पर्सन अगर उधार लेना चाहे या उधार देना चाहे तो ये पॉसिबल हो पाता है। और ये जो ट्रांजेक्शन होता है, ये जो प्रोसेस होता है बैंक और प्राइमरी एंटिटीज जैसे कि प्राइमरी डीलर्स के बीच में होता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है मनी मार्केट के जरिए। जो पीरियड होता है ऑफ लेंडिंग, जो यानी जिस पीरियड के लिए उधार दिया जाता है, ये पीरियड आपका अगर एक दिन के लिए है, यानी तो इसे जाना जाता है कॉल मनी के नाम से। और अगर ये पीरियड जो है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो लेंडिंग पीरियड है अगर एक दिन के लिए उधार दिया जा रहा है तो इसे कॉल मनी कहते हैं। एक दिन के लिए भी हो सकता है। अगर यही पीरियड आपका 2 डेज से लेकर 14 डेज होता है तो इसे नोटिस मनी के नाम से जाना जाता है। अब बात करें टर्म मनी। टर्म मनी का मतलब ऐसी बोरोइंग होती है, ऐसी लेंडिंग होती है, यानी आप फंड्स को जो लेन देन कर रहे हैं, फंड्स को उधार दे रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसका जो पीरियड है, इसका जो टाइम बाउंडेशन है, ध्यान रखिएगा 14 दिन से ज्यादा होता है और 1 साल के बीच तक होता है। यानी टर्म मनी की बात की जाए तो जो पीरियड है 14 डेज से लेकर के 1 ईयर तक का होता है। तो ऐसे मनी को आप कंसिडर करोगे टर्म मनी है। जो इंटरेस्ट रेट है इस तरह के फंड्स पे, ये डिपेंड करता है कि सरप्लस फंड कितना अवेलेबल है लेंडर के साथ, और साथ ही साथ कितने की डिमांड की गई है, और ये जो होता है वो वॉलेटाइल होता है,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि टर्म मनी के केस में, यानी टर्म मनी की जब बात की जाती है तो टर्म मनी के केस में टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, टर्म मनी के केस में जो आपका टाइम पीरियड होता है वो आपका 14 डेज से लेकर के 1 ईयर तक होता है। वहीं कॉल मनी केस में ये टाइम पीरियड आपका 1 डे होता है, और जब 2 दिन से लेकर 14 दिन के बीच की बात की जाती है तो इसका मतलब बात की जा रही है नोटिस मनी की, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल प्रोसेस है। तो अब हमने अपने कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपसे पूछे गए हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन फाइनेंशियल मार्केट वेयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द डिमांड सप्लाई एंड फोर्सेस, यानी ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसपे जो प्राइस है वो फिक्स होते हैं, यानी रेट किस रेट पे फिक्स होता है, डिमांड और सप्लाई के जरिए रेट फिक्स होता है। तो प्राइस वो कौन सा प्रोसेस है, प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवरी में मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। ये मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं, डिमांड और सप्लाई मार्केट फोर्सेस होते हैं जिसके जरिए प्राइस फिक्स होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, यानी जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो कि फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, रियल एस्टेट या डेरिवेटिव मार्केट। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन में ही देखा था कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट ये तीनों ही फाइनेंशियल मार्केट का हिस्सा है, लेकिन रियल एस्टेट मार्केट इस सेगमेंट का हिस्सा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मनी मार्केट इज अ की कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एज इट डील्स विद, यानी मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा पार्ट है जो किस में डील करता है। आपको ये बता रहे हैं कि मनी मार्केट किस में डील करता है, शॉर्ट टर्म फंड में जिसकी मैच्योरिटी एक दिन से रातों रात से लेकर 1 साल तक होती है, इक्विटीज और म्यूचुअल फंड में डील करता है, या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डील करता है जिसकी मैच्योरिटी 5 साल तक होती है, या फिर डेरिवेटिव और फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। तो ये हमने अभी देखा कि मनी मार्केट एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा पार्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का जो रातों रात पैसा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये जो टाइम पीरियड है इसका 1 साल तक अप टू 1 ईयर तक होता है, ये शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टर्म मनी जो कि रिफर करता है बोरोइंग और लेंडिंग ऑफ फंड्स, यानी टर्म मनी इसमें आप फंड को बोरो कर सकते हैं, लेंड कर सकते हैं। इसका आपको पीरियड बताना था कि क्या पीरियड होता है, 7 डेज से लेकर 6 मंथ, 14 डेज से लेकर 1 ईयर, 1 डे से लेकर 15 डेज या फिर 30 डेज से लेकर 3 ईयर्स। तो ये हमने अभी देखा, जब टर्म मनी की बात आती है तो जो पीरियड है, पीरियड क्या था इसका पीरियड था 14 डेज से लेकर के 1 ईयर तक। आपका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है बी। कॉल मनी में कितने टाइम की बात हुई है, कॉल मनी में बात हुई थी, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देती हूँ, 1 डे की बात हुई थी, और अगर 2 डेज से लेकर के 14 डेज तक का पीरियड मेंशन है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है नोटिस मनी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कॉल मनी रिफर करता है कि फंड की जो बोरो किया जा रहा है, लेंड किया जा रहा है, उसका मैक्सिमम पीरियड 1 डे होगा। नोटिस मनी का मतलब जो लेंडिंग हो रही है, बोरो हो रही है फंड्स की, वो 1 दिन से ज्यादा होगा, लेकिन मैक्सिमम 14 डेज की होगी। तो ये मैंने अभी आपको बताया, इसका आंसर तो मैंने आपको खुद ही दे दिया कि कॉल मनी में मैक्सिमम पीरियड 1 डे होता है, और नोटिस मनी पीरियड में जो पीरियड होता है वो 2 डेज से लेकर के 14 डेज के बीच में होता है। तो आपके क्या है, आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है आपका सी। सबसे पहले बात करते हैं क्या होता है कैपिटल मार्केट, यानी देखिए अगर नॉर्मल टर्म पे बात की जाए तो कैपिटल मार्केट क्या होता है। कैपिटल मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहां पे हम डेट है, इक्विटी है, इन सबको क्या करते हैं, परचेस करने का काम करते हैं, सेल का काम करते हैं। भाई यही तो होता है ना। क्या होता है कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है, आप जहाँ पे डेट ऐसा मार्केट है जहां डेट और इक्विटी में डील किया जा रहा है, यानी जो ट्रेड किया जा रहा है, डेट है, इक्विटी है, उनका ट्रेड किया जा रहा है, ठीक है, उनको ट्रेड किया जा रहा है, उनको परचेस किया जा रहा है, उनको सेल किया जा रहा है। जो कमोडिटीज है, कमोडिटीज में डील किया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ है ओवरऑल आपका कैपिटल मार्केट। बात कर देते हैं डेफिनेशन की, कैपिटल मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, कैपिटल मार्केट क्या है, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी शेयर्स की बात होती है, यानी एक ऐसा मार्केट जो कि डेट और इक्विटी दोनों से मिलकर के बना हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, एक ऐसा मार्केट जहां पे डेट है या इक्विटी है, इन्हें परचेस करने का काम किया जाता है, इन्हें सेल करने का काम किया जाता है। तो ये सब क्या है,
ये सब हो गया कैपिटल मार्केट। इसके अलावा इसमें जो प्राइवेट प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे सोर्सेज ऑफ डेब्ट, डेब्ट और इक्विटी के ऐसे सोर्स हैं जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट का हिस्सा हो रखे हैं, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज का भी इसका हिस्सा होते हैं। तो यानी कि ये क्या है, ये है आपका डेब्ट और इक्विटी की डेब्ट इक्विटी क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम बात करते हैं डेब्ट और इक्विटी, यानी अगर किसी भी पर्सन को नॉर्मल टर्म्स में बात किया जाए तो क्या कहा जाएगा भाई, नॉर्मल टर्म्स में अगर बात की जाए तो इसका मतलब तो यही होगा ना, जहां पे हम इक्विटी को परचेज कर पा रहे हैं, जहां पे हम इक्विटी को सेल कर पा रहे हैं, जहां पे ऐसे हम प्राइवेट प्लेसमेंट को, यानी जो प्राइवेट है उसका हिस्सा नहीं है, उन्हें भी इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि डेब्ट और इक्विटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये सब कुछ हिस्सा होता है सिक्योरिटी मार्केट का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, यानी कितने तरीके के सिक्योरिटी मार्केट होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेजर तौर पे जो सिक्योरिटी मार्केट होता है वो दो तरीके का होता है, यानी सिक्योरिटी मार्केट नहीं, कैपिटल मार्केट की बात की जाए कि कैपिटल मार्केट को जहां पे डेब्ट और इक्विटी को परचेज करने का काम किया जाता है, सेल करने का काम किया जाता है, ट्रेड करने का काम किया जाता है, इसे मेजर तौर पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला आपका होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, दूसरा होता है आपको सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अगर बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी हमारा जो प्राइमरी मार्केट है वो भी दो पार्ट में इन्वॉल्व है। पहला है पब्लिक इशू मार्केट और दूसरा है प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट मतलब जो अलग से डेब्ट और इक्विटी को परचेज करने का काम करते हैं, सेल करने का काम करते हैं, मतलब बेसिकली उनका ट्रेड यानी व्यापार करने का काम करते हैं। फिर बात आती है सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट को भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला होता है ऑप्शन मार्केट, जिसे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है डीलर यानी ओवर द काउंटर मार्केट भी इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डीलर मार्केट कहा जाए या फिर ओवर द काउंटर मार्केट कहा जाए, दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कितने तरीके से आपका ये मार्केट होता है, यानी दो पार्ट में आपका ये मार्केट डिवाइड है। जिसमें हमने पहले बात की प्राइमरी मार्केट की, हमने देखा कि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है। उसके बाद हमने चर्चा की कि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यानी मेजर डिफरेंस क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, यानी दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट का मतलब है ऐसा मार्केट जहां पे जो कंपनी है वो क्या करती है, कंपनी इन्वेस्टर को सेल करने का काम करती है। भाई प्राइवेट मार्केट, प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंपनी पैसे लेती है इन्वेस्टर से, यानी जो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे वो पैसे लेगी, बदले में उस पैसे के बदले में उन्हें वो शेयर अलॉट कर देगी। तो ये हो गया प्राइमरी मार्केट में, यानी कंपनी ने क्या किया, पैसे लिए, इन्वेस्टर चाहता था कि वो कंपनी में इन्वेस्ट करे, और प्राइमरी मार्केट के तहत अभी बात हो रही है। उसके बाद कंपनी उसके बदले उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को शेयर्स प्रोवाइड कर देती है। ये होता है प्राइमरी मार्केट में। वहीं सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेड होता है ये इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। ठीक है, चाहे शेयर्स की बात की जाए, चाहे कमोडिटीज की बात की जाए, इसमें जो डील होता है सेकेंडरी मार्केट में वो इन्वेस्टर्स के बीच होता है, यानी इन्वेस्टर्स ही एक दूसरे को परचेज और सेल करने का काम करते हैं। प्राइमरी मार्केट में वही देखा जाए कि कंपनी और इन्वेस्टर के बीच इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी कंपनी ही कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर्स को सेल करने का काम करेगी और बदले में इन्वेस्टर से पैसे रिसीव करेगी, फंड रिसीव करेगी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता। इसमें जो डील होता है इसमें दो इन्वेस्टर्स के बीच में ही डील किया जाता है। अब इनमें आइए थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है, ताकि आपको किसी एग्जाम में कई बार प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट में आपसे डिफरेंस पूछा गया, कई सारे क्वेश्चन भी आपको इस टॉपिक से पूछे गए। तो डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या क्या होता है, पहले ये जान लीजिएगा प्राइमरी मार्केट क्या होता है, यानी इसमें किस तरीके की सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। तो अगर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज की बात की जाए तो जो सिक्योरिटी इशू की जाती है प्राइमरी मार्केट में वो डायरेक्टली या तो कंपनी के जरिए इशू की जाती है या फिर गवर्नमेंट के जरिए। जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट हो गई या फिर कंपनी हो गई, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर से अमाउंट रिसीव करेगी, फंड रिसीव करेगी और उसके बाद वो उन्हें शेयर प्रोवाइड करेगी। यानी इसमें जो डीलिंग होती है वो गवर्नमेंट जरिए होती है, कंपनी जरिए, यानी जो शेयर्स यानी जो सिक्योरिटीज
इशू करने का काम किया जाता है, प्रोवाइड करने का काम किया जाता है, वो गवर्नमेंट और कंपनी के जरिए ही किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज का जो परचेस होता है, जो सेल होता है, या कह सकते हैं जो व्यापार होता है, जो ट्रेड होता है, वो इन्वेस्टर्स के बीच होता है। यानी इसमें कंपनी या फिर गवर्नमेंट की किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी इसमें कंपनी में ना तो इसमें कंपनी आएगा और ना ही इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। यानी जो भी ट्रेड होगा, जो भी व्यापार होगा, वो इन्वेस्टर्स के बीच होता है। इसके बाद अगर पार्टिसिपेंट की बात की जाए कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट इस तरीके के मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उसमें इशूअर्स आते हैं, यानी जो उसे इशू कर रहे हैं, अंडर राइटर्स आते हैं, और साथ ही साथ इनिशियल इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि इनिशियल बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाने का काम करते हैं शेयर्स में। वहीं अगर सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो इसमें इन्वेस्टर्स आते हैं जो जिनके बीच में ट्रेड होता है। यानी इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स आते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिंग होता है, जो परचेस जो सेल करने का काम होता है सिक्योरिटीज, वो सिर्फ इन्हीं ट्रेडर्स के बीच में, यानी इन्हीं इन्वेस्टर्स के बीच में ही होता है। यानी वो आपस में ही ट्रेडिंग का काम करते हैं। प्राइस मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट में जो भी प्राइस सेट किया जाता है वो इशूअर के जरिए सेट किया जाता है। यानी जो भी प्राइस सेट किया जाएगा वो इशूअर के जरिए सेट किया जाएगा। यानी जो उस कमोडिटी को, जो उस सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है, उसी के तहत ये प्राइस फिक्स किया जाता है। प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है, तो सिक्योरिटीज का रेट भी जो फिक्स किया जाता है वो इन्हीं के जरिए ही फिक्स किया जाता है। यानी किसी अदर पार्टी की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वहीं सेकेंडरी मार्केट में बात की जाए तो इसमें तो ना तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है और ना ही कंपनी की इन्वॉल्वमेंट हो रखी है। तो इसमें जो परचेस और शेयर, इसमें जो ट्रेड होता है इन्वेस्टर्स के बीच होता है, और यही वजह है इसमें जो प्राइस है, जो रेट है कमोडिटीज के या सिक्योरिटीज के, वो डिपेंड होते हैं डिमांड और सप्लाई पे। यानी वो मार्केट फोर्सेस के जरिए डिटरमाइन होते हैं, मार्केट फोर्स के जरिए डिटरमाइन किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं। डिमांड और सप्लाई दो मेजर फोर्सेस हैं जिसके जरिए सेकेंडरी मार्केट में प्राइस फिक्स होते हैं। और यही वजह है कि सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं उसमें फ्लक्चुएशंस देखी जाती है, क्योंकि भाई डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ रही है, प्राइस बढ़ता चला जाएगा, सप्लाई कंपैरिजन कम होगी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी की डिमांड ही नहीं है, मतलब उसमें उतना प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा, प्राइस सीधे कम हो जाएगी। किसी भी मार्केट में अगर जो मार्केट फोर्सेस इन्वॉल्व है, अगर मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड और सप्लाई इन्वॉल्व है, तो उस मार्केट में प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होता था। प्राइस फिक्स होने का मतलब उस मार्केट में प्राइस में फ्लक्चुएशन होती रहती है। यानी मार्केट कभी अप होगा, मार्केट कभी डाउन होगा, कभी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कभी कभी लो हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएशन प्राइस में ओवरऑल देखी जाती है। अब बात करते हैं पर्पस और यूज का, यानी प्राइमरी मार्केट का क्या पर्पस होता है, क्या यूज होता है, क्या रोल प्ले करता है। तो प्राइमरी मार्केट हेल्पफुल होता है नया कैपिटल जनरेट करने पे, यानी प्राइमरी मार्केट के जरिए न्यू कैपिटल जनरेट हो पाता है। वहीं सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो इसका यूज होता है जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उन्हें ट्रेड करने के लिए होता है। यानी जो ऑलरेडी जो सिक्योरिटीज है उस पर्टिकुलर मार्केट में जो एग्जिस्ट करती हैं उन्हें परचेस और सेल करने का काम होता है इस सेकेंडरी मार्केट के जरिए। अब बात करते हैं रिस्क लेवल की, यानी कितना रिस्क का लेवल हो सकता है। तो अगर रिस्क के लेवल की बात की जाए, ठीक है, रिस्क के लेवल की बात की जाए तो प्राइमरी मार्केट में जो रिस्क है वो कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नई सिक्योरिटीज किए जाते हैं और इनकी मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। यानी प्राइमरी मार्केट में देखिए, अभी हमने जाना प्राइमरी मार्केट का पर्पस क्या होता है कि ये नया कैपिटल जनरेट करने का काम करता है। यानी ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में जो पैसा लगाया जाता है उसके रिगार्डिंग पहले से कोई नॉलेज नहीं होती, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। यानी पहली बार कोई इन्वेस्टर आकर के प्राइमरी मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अपना पैसा लगाता है, ठीक है। लेकिन इसी वजह से इसमें जो रिस्क का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से नया है, ये नहीं पता होता कि मार्केट परफॉर्मेंस कितनी होगी। इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता होता है कि उसे प्रॉफिट होगा, उसे लॉस होगा, यानी जितना वो अमाउंट लगा पा रहा है वो उसे रिकवर कर पाएगा या नहीं, यानी प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा या नहीं। यानी इसीलिए इसमें जो रिस्क के चांस है वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं कंपेयरिंग टू सेकेंडरी मार्केट। क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है ना, सेकेंडरी मार्केट में ये चीजें ही एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, सेकेंडरी मार्केट में होता है कि ऑलरेडी
जो सिक्योरिटी एग्जिस्ट कर रही है उसी में डील किया जा रहा है, यानी नई किसी सिक्योरिटी में पैसा ना लगा के जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उसी में ट्रेड करने का काम किया जाता है। और यही वजह है कि इस तरीके के जो मार्केट हैं, इस तरीके के मार्केट में रिस्क कम होता है। यानी इन्वेस्टमेंट तो बेशक दोनों ही तरीके के मार्केट में होती है, लेकिन रिस्क जो होता है, रिस्क का लेवल इस तरीके के मार्केट में कम देखा गया कंपेयरिंग टू प्राइमरी मार्केट। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर जो ऑब्जर्व कर सकते हैं ऑलरेडी, भाई सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, जो ऑलरेडी सिक्योरिटीज हैं उसी में डील किया जा रहा है। और जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि इन्वेस्टर किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से पहले, बाय करने से पहले वो देख सकता है कि उसकी पहले मार्केट परफॉर्मेंस क्या है, यानी वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर पाता है सिक्योरिटीज की मार्केट परफॉर्मेंस का। जबकि प्राइमरी मार्केट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो नई कैपिटल जनरेट होता है, मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं पता होता, मार्केट पूरी तरीके से अननोन होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं एएसडीए। कई बार आपके एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया कि एएसडीए क्या था। अभी आपकी तरह मे साइकिल की बात की था, अभी रिसेंट में आपको मे साइकिल जो हुआ था उसमें भी एएसडीए पूछा गया था, आपको दिसंबर साइकिल में भी पूछा गया था। मतलब एएसडीए जो है हमेशा पूछा जाता है। एएसडीए का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट। ठीक है, ये एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें एक ऑथराइजेशन दिया जाता है, एक अथॉरिटी दी जाती है, कह सकते हैं एक अधिकार दिया जाता है। ये एक ऐसा अकाउंट होता है यानी जिसमें अधिकार दिया जाता है कि आप अमाउंट को बैंक में ही ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, यानी इसमें ये एक ऐसा एप्लीकेशन था जिसमें ऑथराइज किया जाता है, जिसमें आपको ये राइट दिया जाता है, ये अधिकार दिया जाता है कि जो भी एप्लीकेशन मनी है बैंक अकाउंट में, उसे उसी बैंक अकाउंट में आप ब्लॉक कर सकते हो ताकि आप सब्सक्राइब कर सको इशू को। ठीक है, एएसबीए का मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसका एएसबीए का मतलब होता है कि एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, यानी एक ऐसा एप्लीकेशन कि जिसमें ये राइट दिया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन मनी है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक कर सकते हो। ये बात होती है एएसबीए की, यानी इसको क्या कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर सकते हो ताकि आप इशू के लिए उसे सेव करके रख सको। ठीक है, अगर कोई भी इन्वेस्टर एएसबीए के जरिए यानी इस एप्लीकेशन के जरिए अप्लाई करता है तो जो एप्लीकेशन मनी है वो उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसके लिए उसका जो एप्लीकेशन है सेलेक्टेड होना चाहिए अलॉटमेंट के पर्पज से, और जब ये बेसिस जो अलॉटमेंट का जब वो फाइनल हो जाएगा या फिर इशू विड्रॉ हो जाएगा या फिर फेल हो जाएगा। यानी अगर कोई भी इन्वेस्टर एएसबीए के जरिए अप्लाई कर रहा है तो जो एप्लीकेशन मनी है वो अपने आप उसके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, यानी डिडक्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उसका एप्लीकेशन सेलेक्ट होगा कि अलॉटमेंट के पर्पज से, यानी उसे अलॉट किया जाएगा कि हाँ अब उसे इशू किया जा रहा है, उसे अलॉटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। जब, लेकिन ये तभी होगा, एप्लीकेशन मनी तभी डिडक्ट होगी जब जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है वो पूरे से फाइनल हो जाएगा, या फिर जो इशू है या तो वो विड्रॉ कर ले जाएंगे किसी तरीके, या फिर वो फेल हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई एएसबीए की। अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हैसल फ्री होता है और कॉस्ट फ्री होता है, यानी इसमें ये बहुत ज्यादा इसमें झंझट नहीं होता है। इस तरह के अकाउंट में बहुत ज्यादा झंझट नहीं होता है। कॉस्ट फ्री होता है यानी इसमें जो फंक्शनिंग होती है बहुत स्मूथ होती है। फ्री आईपीओ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ये नेट बैंकिंग के जरिए पॉसिबल हो पाता है, यानी किसी भी तरह कोई झंझट नहीं कि आपको बैंक के चक्कर लगाने हैं अपने अमाउंट को ब्लॉक करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद फंड आपके ही अकाउंट में रिमेन रहता है, यानी जो भी आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, एप्लीकेशन मनी का जो भी अमाउंट आपका डिडक्ट होगा, और जो तभी डिडक्ट होगा जब आपका अलॉटमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, तो जो भी अकाउंट डिडक्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखिएगा आपके ही अकाउंट में रिमेन रहता है। यानी आईपीओ का जो अमाउंट है वो ब्लॉक तो हो जाता है लेकिन डेबिटेड नहीं होता। ये आपको अलाउ करता है कि आप इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हैं, यानी जो फंड है, जो पैसा है वो आपके ही अकाउंट में रहता है। ऑटोमेटिक रिफंड की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है एसबीआई के जरिए, यानी अगर शेयर्स जो है आईपीओ के जरिए अगर शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, ठीक है, तो जो भी ब्लॉक फंड्स हैं वो इमीडिएटली रिलीज कर ले जाएंगे। यानी मान लीजिए आपसे एप्लीकेशन मनी आपका क्या हुआ, डिडक्ट हो गया, आपका जो अकाउंट में पैसा था वो डिडक्ट हो गया, लेकिन जब फाइनलाइजेशन हुआ अलॉटमेंट का तो आपको अलॉट नहीं किया गया, आपको जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स हैं, वो आपको अलॉट नहीं किए गए। तो ऐसे केस में अगर आपको आईपीओ के जरिए शेयर्स अलॉट नहीं किए जाते हैं तो जो फंड आपके बैंक अकाउंट में ब्लॉक किया गया था वो इमीडिएट बेसिस पे उसको रिलीज भी कर दिया जाता है, यानी वो आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा ये 100% डिजिटल प्रोसेस होता है, यानी इसमें किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई भी हार्ड कॉपीज में इन्वॉल्व नहीं होते, ये सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे ही होता है, नेट बैंकिंग के जरिए ही होता है। इसके अलावा ये पूरी तरह से सिक्योर होता है और सेबी रेगुलेटेड होता है, यानी एएसबीए पूरी तरह से सेफ होता है, इसका जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ये मॉनिटर किया जाता है सेबी और बैंक के जरिए। यानी इसके बेनिफिट देखे जाए तो कई सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं, ठीक है, कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आरबीआई से रेगुलेट होता है, तो आरबीआई इसके पीछे सोल अथॉरिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि मॉनिटर करने का काम करती है। तो यही वजह है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बन रहती है, ये सेफ रहते हैं, इन्वेस्टर्स को भी इसमें डाउट नहीं रहता है, उन्हें भी लगता है कि हाँ उनके राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये हो गया ओवरऑल बेनिफिट। यानी अगर इन शॉर्ट में बेनिफिट की बात करूं तो पूरी तरह से हैसल फ्री होता है, कॉस्ट फ्री होता है, नेट बैंकिंग के जरिए होता है, तो कोई झंझट भी नहीं होती है। जो भी पैसा डिडक्ट होता है तो आपके अकाउंट से कहीं नहीं जाता है, वो आपके अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है। जब भी आपके शेयर्स जो है वो फाइनलाइज होते हैं आईपीओ के जरिए, जब अलॉटमेंट होती है अगर आपको शेयर्स की, तो वो पैसा आपके डिडक्ट होता है। अदरवाइज अगर आईपीओ के जरिए, ध्यान रखिएगा, शेयर्स अगर अलॉट नहीं हो रहे, यानी जब अलॉटमेंट प्रोसेस हुआ, जब अलॉटमेंट प्रोसेस फाइनलाइज हुआ, तो अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं तो जो भी फंड ब्लॉक किया गया वो इमीडिएट बेसिस पे रिलीज भी कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट के जरिए ही, जिसे आप यूज भी कर सकते हो। डिजिटल प्रोसेस होता है, नेट बैंकिंग के जरिए परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें आपको बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती कि आपको अपना अमाउंट ब्लॉक करवाने के लिए, आपको उस एप्लीकेशन के लिए, उस शेयर के लिए आपको मनी जब ब्लॉक करने आपको बैंक के चक्कर लगाना, ऐसा भी कुछ नहीं होता। इसके अलावा पूरी तरह से सिक्योर होता है, सेबी, क्योंकि सेबी का रेगुलेशन होता है, सोल अथॉरिटी के पीछे मेजर तौर पर सेबी होती है, सेबी मॉनिटर करने का काम करती है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है। तो ये तो हो गया ओवरऑल कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट एक्सचेंज के बारे में। अब इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछे गए उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इन प्राइमरी मार्केट न्यू सिक्योरिटीज कैन बी इशूड थ्रू विच ऑफ दी फॉलोइंग मेथड, यानी प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू की जाती है इसके जरिए इशू की जाती है, पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट जरिए, ऑक्शन या डीलर सिस्टम जरिए, सेकेंडरी सेल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, या फिर स्टॉक एक्सचेंज एंड ओवर द काउंटर के जरिए। तो हमने अभी देखा था कि प्राइवेट मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज इशू की जाती है वो पब्लिक इशू के जरिए की जाती है और प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए की जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्शन एंड डीलर मार्केट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, यानी 4 स्टेटमेंट आपको दिए, आपको बताने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ऑक्शन मार्केट और डीलर मार्केट में जो डिफरेंस होता है उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज पार्ट होता है डीलर मार्केट का, वही ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मार्केट पार्ट होता है ऑक्शन मार्केट का। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज और ओटीसी दोनों ही ऑपरेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्शन मार्केट के तहत, यानी ये दोनों ही ऑक्शन मार्केट के अंडर में आते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज पार्ट हो रखा है ऑक्शन मार्केट का, वही ओटीसी मार्केट पार्ट होता है डीलर मार्केट का। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि दोनों में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी दोनों ही क्या है, दोनों ही सेम हो रखे हैं। तो मेजर डिफरेंस ध्यान रखिएगा ऑक्शन और डीलर मार्केट क्या है। ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगा रहे, ठीक है, इसीलिए जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल ले सकते हो, आप शेयर क्या था, शेयर में इन्वेस्ट करो, शेयर दाम बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने पैसे लगाए, तो ये हिस्सा होता है ऑक्शन मार्केट पार्ट है स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑक्शन मार्केट का जो हिस्सा है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। वहीं अगर ओटीसी मार्केट बात की जाए तो ये डीलर मार्केट का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द की फीचर ऑफ एएसबीए, यानी एएसबीए एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉग अकाउंट के नाम से जानते हैं, उसका की फीचर क्या है। इसमें जो एप्लीकेशन बनी है वो इंस्टेंट इमीडिएट हो जाती है, जैसे आपने अप्लाई किया शेयर तुरंत ये डेबिट हो जाएगी आपके अकाउंट से। नेक्स्ट कह रहा है कि फंड जो है वो ब्लॉक्ड होते हैं एप्लीकेंट के अकाउंट में और डेबिट तभी होंगे जब शेयर को अलॉट किया जाता है। थर्ड कह रहा है कि इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है फुल अमाउंट ब्रोकर को अप्लाई करने से पहले। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जो एप्लीकेशन बनी है वो रिफंड हो जाएगी, अलॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई मैटर नहीं होता। तो हमने क्या देखा था, एएसबीए का मेजर फीचर है कि आपके जो फंड्स है वो आपके कहीं और नहीं जाते, यानी आपके अकाउंट में ही वो रिमेन रहते हैं, बस आपके अकाउंट में फंड ब्लॉक हो जाते हैं, यानी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके अकाउंट से डेबिट कब होंगे, जब आपको शेयर अलॉट होते हैं। अगर इनकेस जब अलॉटमेंट फाइनलाइज होता है, अगर शेयर अलॉट नहीं हो रहे हैं तो ये अमाउंट पूरी तरीके से इंस्टेंट बेसिस पे रिलीज भी हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्यूआईपी मैकेनिज्म फॉर लिस्टेड कंपनी, यानी क्यूआईपी का
मेजर पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी इशू करना जो जनरल पब्लिक है, पब्लिक इशू के जरिए, या फिर कैपिटल रेज करना फॉरेन इन्वेस्टर से केवल, ऑफर करना वारंट है या प्रेफरेंस शेयर है रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर करना, या फिर इशू करना इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, ठीक है। कल मैं आपको इसका आंसर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप सबसे मुझे चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी फिक्स इनकम मार्केट में हम डेब्ट और बॉन्ड मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या होता है फिक्स्ड इनकम मार्केट, यानी किस तरीके के मार्केट को फिक्स्ड इनकम मार्केट कंसीडर किया जाता है, किस तरह के मार्केट को कहा जाता है कि वो फिक्स्ड इनकम मार्केट है। बेसिकली अगर फिक्स्ड इनकम मार्केट की बात करें तो एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर सिक्योरिटीज को परचेस किया जाता है या फिर सेल किया जाता है। भाई उसी मार्केट को तो फिक्स्ड इनकम मार्केट कह सकते हैं ना। डेफिनेशन के जरिए से थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो फिक्स्ड इनकम मार्केट का मतलब ये एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे डेब्ट सिक्योरिटीज हो गई, जैसे कि बॉन्ड्स हैं, इनको ट्रेड किया जाता है। यानी यहाँ पे जो डेब्ट सिक्योरिटीज हैं उन्हें परचेस करने का काम किया जाता है, उन्हें सेल करने का काम करता है, बेसिकली उनमें डील करने का काम किया जाता है जो फिक्स्ड इनकम मार्केट है उसमें। साथ ही साथ ये जो सिक्योरिटीज होती है वो टिपिकली जो पे की जाती हैं, ये पे की जाती हैं, यानी ये जो इनका पे स्केल होता है या तो फिक्स्ड होता है या फिर फ्लोटिंग कूपन होता है। साथ ही साथ इनकी मैच्योरिटी पीरियड भी होता है जो कि 1 साल से कहीं ज्यादा होता है, और यही वजह है कि ये इन्हें अलग बनाता है जो मार्केट सिक्योरिटीज हैं, यानी जो मनी मार्केट सिक्योरिटीज है उनसे इन्हें अलग बनाता है। यानी फिक्स्ड मार्केट सिक्योरिटीज या फिक्स्ड इनकम मार्केट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मार्केट जहां पर डेब्ट है, सिक्योरिटीज हैं जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, उनको परचेस किया जाता है, उनको सेल किया जाता है। ये जो सिक्योरिटीज होती है, अगर इनके प्राइस की बात की जाए, इनके रेट की बात की जाए, तो बेसिकली इनका फिक्स रेट होता है और या फिर इनका फ्लोटिंग कूपन रेट भी होगा। फ्लोटिंग कूपन रेट मतलब इन सिक्योरिटीज से कुछ डिस्काउंट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, 2 तरीके से इसमें इनका रेट फिक्स होता है, या तो इनका रेट फिक्स्ड होगा यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि इन सिक्योरिटीज में कुछ कूपन रेट भी यानी फ्लोटिंग कूपन रेट भी अवेलेबल हो, यानी इन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज पे कुछ डिस्काउंट भी अवेलेबल हो। तो इस तरीके के मार्केट, इस तरह की सिक्योरिटीज मार्केट में आती है, इस तरह की सिक्योरिटीज फिक्स्ड इनकम मार्केट में आती है। इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड यानी इन जो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इनकी मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फिक्स्ड इनकम मार्केट की बात हो गई तो कूपन बॉन्ड मार्केट की भी तो बात होनी चाहिए ना। तो बात करते हैं कूपन बॉन्ड मार्केट। क्या होता है ये कूपन बॉन्ड मार्केट? तो कॉर्पोरेट डेब्ट बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट जिसे कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ही अर्ली स्टेज पे इंडिया में आया है। यानी इन अगर प्राइस डिफरेंस मैनेज की बात की जाए या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बात की जाए तो इंडिया में अभी ये ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, अभी अपने अर्ली स्टेज पे है इंडिया में। प्राइमरी कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट जिसे डोमिनेट किया जाता है फाइनेंस कंपनी के जरिए, और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट होते हैं फंड का जो कि रेज किए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के जरिए या फिर जो अदर सर्विस इंडस्ट्रीज है उनके जरिए ये जनरेट किए जाते हैं। यानी जो कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में इस तरह के मार्केट अभी अपनी अर्ली स्टेज पे, यानी बहुत ज्यादा अभी ये डेवलप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये बहुत ज्यादा अपने डेवलप फॉर्म में या बहुत ज्यादा डेवलप हो रखा है, क्योंकि इस तरीके की जो बॉन्ड मार्केट होता है इन्हें जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं या फिर कह सकते हैं जो फाइनेंस कंपनी जो डोमिनेट करते हैं, यानी बहुत ज्यादा इनकी ग्रोथ पे ध्यान नहीं देती है। अगर मनी रेज करने की बात की जाए कि इस तरह के मार्केट में मनी किस तरीके से जनरेट होती है, फंड किस तरीके से रेज किया जाता है, तो इसमें जो फंड रेज होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है। फंड का बहुत ही स्मॉल अमाउंट, बहुत ही छोटे पैमाने पर फंड रेज होता है, और जो फंड रेज किया जाता है वो फंड भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के जरिए या फिर जो अदर सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं उनके जरिए ही जनरेट होता है। ठीक है, ये मार्केट एक डेवलप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अभी उतना स्टैब्लिश नहीं है इंडिया में, लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा डेवलप किया गया यानी इसकी ग्रोथ पे ध्यान दिया गया तो ये लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज या लॉन्ग टर्म फाइनेंस करने की फैसिलिटी कॉर्पोरेट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर फिलहाल अभी इंडिया में बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। क्या होती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस तरीके की सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कंसीडर किया जाता है? तो
फीचर्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी से क्या क्या फीचर्स हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऐसी सिक्योरिटीज जो कि सॉवरेन डेब्ट ऑब्लिगेशंस होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे या फिर किसी भी अथॉरिटी पे जो कि गवर्नमेंट से कनेक्टेड है। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से अगर मैं नॉर्मल टर्म की बात की जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? ऐसी सिक्योरिटी जो या तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्ट होती है या तो स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट होती है। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का नाम सुनकर एक वही चीज तो याद आती है ना कि किससे कनेक्टेड होगा, या तो गवर्नमेंट से कनेक्ट, किसी भी तरीके गवर्नमेंट से कनेक्टेड होगा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड हो। क्या इसके अलावा किसी और से कनेक्ट हो सकता है? नहीं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब तो यही होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर फीचर्स की बात की जाए, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी तरीके की किसी ऐसी अथॉरिटी से कनेक्टेड होगा जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट से कनेक्टेड है, उनसे ये सिक्योरिटीज कनेक्टेड होती हैं, यानी उनसे सिक्योरिटीज जुड़ी होती हैं। ठीक है, अच्छा ये जो टर्म होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ये इसका जो टर्म की बात की जाए या फिर पीरियड की बात की जाए तो फिर ये पीरियड जो है यानी जो मैच्योरिटी पीरियड वो 2 साल से लेकर 30 साल तक होता है। यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो इन्वेस्ट किया जाता है उनके मैच्योरिटी पीरियड की बात की जाए, उनके टर्म की बात की जाए या फिर उनके नॉर्मल पीरियड की बात की जाए तो ये पीरियड 2 साल से लेकर के 30 साल के बीच में होता है। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट डेब्ट होती हैं जो कि इशू की जाती हैं ताकि यूज किया जा सके जो डेली फंड ऑपरेशन है। यानी गवर्नमेंट इस तरह की सिक्योरिटीज क्यों इशू करती है? भाई गवर्नमेंट को अपना डेली टू डेली फंड ऑपरेशन मैनेज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जो स्पेशल मिलिट्री प्रोजेक्ट है, इन्हें भी फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके की जो सिक्योरिटीज है इसे इशू करने का काम करती है। यानी गवर्नमेंट का मेजर कंसर्न क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करने का? कि भाई उसे डेप्ट की जरूरत है, वो डेप्ट इशू करती है क्योंकि भाई उसे डेप्ट के फॉर्म में से इशू करती है क्योंकि उसे फंड की जरूरत होती है, उसे पैसे की जरूरत होती है ताकि उसके जो डेली के डेली ऑपरेशन है, डे टू डे ऑपरेशन है, ना केवल वो उसे मैनेज कर सके बल्कि जो उसके स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं, चाहे मिलिट्री प्रोजेक्ट की बात की जाए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की जाए, इन दोनों ही तरीके के इन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उनमें जो फंड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए भी गवर्नमेंट इस तरह की सिक्योरिटीज को इशू करती है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये गारंटी देती है, यानी इस तरह की जो सिक्योरिटीज है ये गारंटी देती हैं कि जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, यानी जितना भी आपने पैसा लगा रखा है एट द मैच्योरिटी ऑफ द सिक्योरिटी वो आपको पे हो जाएगा पीरियोडिक कूपन या फिर इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। यानी इस तरीके की सिक्योरिटीज में इस तरह की यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इस बात की श्योरिटी होती है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जब ये सिक्योरिटीज मैच्योर हो जाएगी तो उसकी मैच्योरिटी के टाइम पे आपको उतना अमाउंट यानी जितना इन्वेस्ट कर रखा है, जितना अपने प्रिंसिपल का अमाउंट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। साथ ही साथ जो पीरियोडिक कूपन होता है या फिर इंटरेस्ट होता है उसकी इस तरह की सिक्योरिटीज पे वो भी पे कर दिया जाता है। तो ये तो बात होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। अब बात करते हैं कितने तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसकी अगर बात की जाए तो ये इन सब्सक्राइब स्टॉक के फॉर्म में होती है। दूसरा बात की जाए तो बेरर बॉन्ड्स होती है। तीसरा गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट होता है और चौथा अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। यानी ये क्या, ये सारे पार्ट्स हो रखे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। मेजर तौर पर 4 तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, इन सब्सक्राइब स्टॉक के रूप में, बेरर बॉन्ड के रूप में, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में और गवर्नमेंट अदर सिक्योरिटीज के फॉर्म में। अदर सिक्योरिटीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें आते हैं ट्रेजरी बिल, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के साथ पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट और प्राइज बॉन्ड। यानी ये क्या है, ये वो अदर सिक्योरिटीज में कवर अप करती है। अच्छा, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपसे कई बार आए भी पूछा भी है, स्पेशली इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के पार्ट पूछता है और इसका टर्म पीरियड भी पूछा गया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, यानी मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन और बॉन्ड सेलिंग। क्या होते हैं बॉन्ड, यानी बॉन्ड की वैल्यूएशन किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है, किस तरीके से ये बताया जाता है कि किसी बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी, बॉन्ड थ्योरम किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉन्ड। आज की क्लास आपके लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो मेजर तौर पे आपके एग्जाम में कंटिन्यूअसली रिपीटेड फॉर्म में पूछे गए, यानी बार बार इन क्वेश्चंस को
रिपीट किया गया है आपके एग्जाम में। जो बॉन्ड वैल्यूएशन उसमें से एक है, इसको आप इंपॉर्टेंट मांगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी बॉन्ड का रेट यानी वैल्यू किस तरीके से डिसाइड होता है। तो अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात की जाए कि बॉन्ड के वैल्यूएशन के पीछे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके जरिए बॉन्ड की वैल्यू डिसाइड की जाती है, बॉन्ड का रेट कह सकते हैं फिक्स किया जाता है या कूपन रेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उस तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं या तीन मेजर पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है मैच्योरिटी, तीसरा होता है कूपन यानी इंटरेस्ट। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे किसी भी बॉन्ड की वैल्यू डिस्क्राइब की जाती है या किसी भी बॉन्ड की वैल्यूएशन फिक्स की जाती है। जो प्राइस होता है किसी भी बॉन्ड का वो भी डिपेंड करता है मार्केट इंटरेस्ट रेट पे, यानी किसी भी बॉन्ड का जो रेट होता है तो इस बात पे मेजर फोकस करता है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके जरिए किसी भी बॉन्ड की वैल्यूएशन फिक्स की जाती है। सबसे पहला फेस वैल्यू, दूसरा मैच्योरिटी और थर्ड होता है कूपन रेट। ये तीन मेजर पैरामीटर्स होते हैं किसी भी बॉन्ड्स के लिए। इसके अलावा जो बॉन्ड की प्राइस है वो मार्केट रेट यानी इंटरेस्ट रेट पे भी मेजर तौर पे डिपेंड करती है, मेजर तौर पे कह सकते हैं पूरी तरह से प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है। जो वैल्यूएशन होता है किसी भी बॉन्ड का, ध्यान रखिएगा वो मार्केट इंटरेस्ट रेट में अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब उसका असर बॉन्ड की प्राइस पे पड़ेगा। यानी अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो बॉन्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट घट रहा है तो बॉन्ड पे भी इफेक्ट पड़ता ही चला जाएगा। तो बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक प्रेजेंट वैल्यू होती है, यानी जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो है, जितना भी आपको फ्यूचर में जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको दिखाता है। और जो सम होता है जितने भी प्रेजेंट वैल्यू उन सबका ये जो सम है वो फ्यूचर कैश फ्लो होता है किसी भी बॉन्ड का और इसकी फेयर वैल्यू का, ठीक है। यानी प्रेजेंट अगर मैं बॉन्ड की बात की जाए तो जितने भी आपको फ्यूचर में जो भी अमाउंट रिसीव होने वाला है उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है जिसमें आप इसको परचेस करते हो या इन्वेस्ट करते हो। वहीं जो सम होता है प्रेजेंट वैल्यू, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लो का जो सम होता है किसी बॉन्ड का और इसकी फ्यूचर वैल्यू का, यानी ये करंट मार्केट प्राइस डिनोट करता है। आई होप आपको बॉन्ड वैल्यूएशन अच्छे समझ में आ गया। आपके दिसंबर साइकिल में ये बॉन्ड की वैल्यूएशन पूछा भी था कि बॉन्ड कौन से तीन मेजर पैरामीटर है जिन पे बॉन्ड की वैल्यूएशन डिपेंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा तीन पैरामीटर फेस वैल्यू, मैच्योरिटी और कूपन होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं उन थ्योरम्स की जिसपे ये बॉन्ड वैल्यू डिपेंड करती है। तो ध्यान रखिएगा टोटल 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड थ्योरम्स हैं जिसपे बॉन्ड की प्राइस मैटर करती है। यानी ये जो फीचर्स है ये बेस्ड होते हैं इसकी प्राइस पे और मार्केट फीचर पे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे रिपीटेडली पूछा गया। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन भी इसके बाद सॉल्व करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं बॉन्ड प्राइस बॉन्ड थ्योरम आपके लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले थ्योरम की बात की जाए तो पहले थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी प्राइस का जो बॉन्ड होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है टू द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। यानी बॉन्ड का प्राइस में और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स यानी अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। बॉन्ड की प्राइस और बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है। यानी अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है तो इंटरेस्ट रेट घटेगा और अगर इंटरेस्ट बॉन्ड की प्राइस घट रही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखिए इनवर्स रिलेशन का मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता चला जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि थ्योरी 1 कहती है कि जो किसी भी प्राइस का किसी भी बॉन्ड का जो प्राइस होता है, जो उसका रेट होता है वो इनवर्स यानी अपोजिट कनेक्टेड होता है इंटरेस्ट रेट से। यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड की प्राइस घट जाएगी, इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी टोटली अपोजिट रिलेशन होता है। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, यानी जो बॉन्ड का प्राइस है, बॉन्ड का रेट है, अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होता जाएगा। कुछ सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट डाउन होता चला जाएगा। यानी अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगा, ठीक है, कुछ परसेंटेज से घट जाएगा। साथ ही साथ सेकेंड थ्योरम ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व की गई। पहला कहा गया कि अगर बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है यानी बॉन्ड की प्राइस की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा, कुछ सर्टेन परसेंटेज से घट जाता है। साथ ही साथ अगर प्राइस घट रही है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा।
लेकिन पहली कंडीशन जो है वो दूसरी कंडीशन से ग्रेटर होती है यानी बड़ी होती है। कहने का क्या मतलब है, इसको समझिए। मान लीजिए कि प्राइस है, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस है और बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट है। पहली कंडीशन कह रही है कि पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घट रहा है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि यहाँ पे प्राइस क्या है, यहाँ पे प्राइस डाउन हो रहा है और इंटरेस्ट जो है इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है। तो कहने का इसमें मतलब है कि पहली सिचुएशन यानी फर्स्ट कंडीशन जो है ग्रेटर है कंपेयरिंग टू सेकंड सिचुएशन। यानी पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन ग्रेटर हो रखी है दूसरी सिचुएशन के कंपैरिजन में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम आपसे कई बार पूछा गया। सेकंड थ्योरम रिपीटली आपसे पूछा जाता है क्योंकि बच्चे इसी में क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये थ्योरम कैसे होगा, कैसे क्लियर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बोला गया है कि अगर फर्स्ट कंडीशन यानी अगर प्राइस बॉन्ड की जो प्राइस है वो बढ़ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा तो ये सिचुएशन आपकी ग्रेटर होती है कंपेयरिंग टू अगर बॉन्ड का प्राइस घट रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। थर्ड थ्योरम की बात करते हैं तो थर्ड थ्योरम कहता है कि जो लॉन्ग टर्म में जो अगर किसी भी बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो लॉन्ग टर्म है, बहुत ज्यादा पैमाने पे है, यानी अगर 20 साल 30 साल है, कह सकते हैं मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, अगर किसी भी बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड ज्यादा हो रखी है, क्या हो रखी है, ज्यादा हो रखी है, तो उसका जो प्राइस होगा वो भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। लास्ट थ्योरम कह रहा है कि दो बॉन्ड अगर दो सेम मैच्योरिटी पीरियड के दो डिफरेंट तरीके से बॉन्ड है, ठीक है, अगर दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड ए और बी नाम के दो बॉन्ड है, दोनों का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो क्या है, वो इक्वल है यानी वो सेम हो रखा है, लेकिन इनका जो कूपन रेट है, कूपन का रेट का मतलब जो डिस्काउंट, इनका जो डिस्काउंट रेट है वो डिफरेंट हो रखा है। तो जिस भी कूपन का, जिस भी बॉन्ड का, जैसे मान लीजिए इसका कूपन रेट 3% हो रखा है, इसका कूपन रेट 2% हो रखा है, तो जिस भी बॉन्ड का कूपन रेट कम होगा उसमें प्राइस की जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होगी, यानी उसमें प्राइस में फ्लक्चुएशन ज्यादा होगी। सेकंड फोर्थ थ्योरम एक बार फिर से बता देती हूँ। फोर्थ थ्योरम कह रहा है कि दो तरीके के बॉन्ड है, दोनों की मैच्योरिटी सेम, यानी अगर 2 साल के लिए उसका मैच्योरिटी, ए का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल है तो बी का भी मैच्योरिटी पीरियड 2 साल, ये एज्यूम करते हैं। तो जिस भी बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड या फिर जिस भी बॉन्ड में जो कूपन रेट यानी जो डिस्काउंट है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड ए में जो डिस्काउंट रेट है, दो बॉन्ड है ए और बी, दोनों का मैच्योरिटी पीरियड 2 साल हो रखा है। बॉन्ड ए में जो कूपन रेट है, इसे डिस्काउंट भी कह सकते हैं, डिस्काउंट रेट वो 3% है, और बॉन्ड बी में जो डिस्काउंट है कूपन रेट है वो 2% है। तो फोर्थ थ्योरम कह रहा है कि जिस भी बॉन्ड का कूपन रेट कम होगा उसकी प्राइस सेंसिटिविटी कहीं ज्यादा होगी, यानी उसके प्राइस में चेंजेस, प्राइस में फ्लक्चुएशन कहीं ज्यादा होंगे। यानी इस सिनेरियो के हिसाब से बॉन्ड बी में, बॉन्ड बी का जो प्राइस है, बॉन्ड बी का जो रेट है, उसमें बहुत ही बड़े पैमाने पर चेंजेस होते रहेंगे, यानी प्राइस जो है अचानक से अप डाउन होगा, यानी प्राइस में सेंसिटिविटी देखी जाती है, प्राइस में फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं। तो ये तो हो गया ओवरऑल थ्योरम। ध्यान रखिएगा फोर्थ थ्योरम। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। फर्स्ट थ्योरम में बात की गई कि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट में बिल्कुल अपोजिट रिलेशन होता है, यानी बॉन्ड का प्राइस अगर बढ़ रहा है इंटरेस्ट घटेगा, और बॉन्ड का प्राइस अगर घट रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। सेकंड थ्योरम में कहा गया कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट घटेगा, ये तो हमें पता है। ये कंडीशन ग्रेटर होती है, बड़ी होती है कंपेयरिंग टू अगर बॉन्ड का प्राइस घट रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। थर्ड सिचुएशन कहती है कि अगर किसी भी बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड लंबा हो रखा है, लॉन्ग टर्म नेचर का हो रखा है, तो उसकी प्राइस में जो सेंसिटिविटी है, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन है, प्राइस में जो चेंजेस है वो भी बड़े पैमाने पर देखे जाते हैं। लास्ट थ्योरी कह रही है कि अगर एक ही कूपन रेट, एक ही मैच्योरिटी पीरियड के दो बॉन्ड हो रखे हैं लेकिन उनका कूपन रेट अलग अलग है, तो जिस भी बॉन्ड का कूपन रेट कम होगा, लोअर होगा, उसकी प्राइस में चेंजेस कहीं ज्यादा होंगे कंपेयरिंग टू दोज बॉन्ड विच हैव हायर कूपन रेट। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं, प्राइमरी डीलर्स। क्या होते हैं प्राइमरी डीलर? ठीक है, तो प्राइमरी डीलर्स की बात की जाए तो एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड होती है, साथ ही साथ इनको लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करने का, सेल करने का। यानी ये ऐसी एंटिटी होती है जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को डायरेक्टली परचेस करने का काम करती है आरबीआई से, और फिर उन्हें किसी अदर बायर को सेल कर देती है। प्राइमरी डीलर्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एक मार्केट स्टैब्लिश करवाते हैं। ठीक है, ये से भी इंपॉर्टेंट मार्केट है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया।
प्राइमरी डीलर ऐसे डीलर जो कि रजिस्टर्ड होते हैं आरबीआई के जरिए, इनके साथ मर्ज किया गया है कि वो आरबीआई से रजिस्टर्ड हो। साथ ही साथ आरबीआई के जरिए इन्हें अथॉरिटी मिलती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह के जो डीलर, जिन्हें एक शॉर्ट पीडी भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए एक मार्केट जनरेट करने का काम करते हैं, एक मार्केट बनाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि प्राइमरी डीलर के लिए मैंडेटरी, यानी अगर कोई पर्सन, कोई इन्वेस्टर, कोई कंपनी ये सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, तभी वो एज अ प्राइमरी डीलर डील कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अदरवाइज वो एज अ पीडी, एज अ प्राइमरी डीलर डील नहीं कर सकती है। तो बात करते हैं उन कंडीशंस की। सबसे पहली कंडीशन है कि ये इनका सब्सिडरी होना जरूरी है, ये जो शेड्यूल कॉमर्स बैंक हैं या और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी AIFI की सब्सिडरी होना मस्ट है। यानी अगर आप एज अ प्राइमरी डीलर वर्क करना चाहते हैं, इंडिविजुअल कंपनी है, तो उसका कमर्शियल बैंक का सब्सिडरी होना जरूरी है और साथ ही साथ AFI का भी सब्सिडरी होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि इनका सब्सिडरी होना जरूरी है जॉइंट वेंचर्स में, ठीक है, या तो ये जो जॉइंट वेंचर सब्सिडरी हो या फिर जॉइंट वेंचर सेटअप इनका होना जरूरी है इंडिया में, ऐसे एंटिटी के जरिए जो इनकॉर्पोरेट होती है, जिनको जो एस्टैब्लिश की गई है अब्रॉड में। सेकंड कंडीशन ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, अगर पीडी एज अ पीडी वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि ये सब्सिडरी होना इनका जरूरी है, यानी ऐसी एंटिटी का सब्सिडरी हो जो कि इनकॉर्पोरेट हुई, यानी जो एस्टैब्लिश हुई है अब्रॉड में, या फिर जो जॉइंट वेंचर है लेकिन सेटअप की गई है इंडिया में, ऐसी एंटिटी के जरिए जो कि इनकॉर्पोरेट है बाहर यानी विदेश में। साथ ही साथ कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना जरूरी है अंडर कंपनीज एक्ट, यानी अगर कोई कंपनी एज अ पीडी वर्क करना चाहती है, एज अ प्राइमरी डीलर वर्क करना चाहती है, तो उसका कंपनीज एक्ट 1956 में कवर होना जरूरी है, लेकिन वो पहली दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी डीलर क्या इंडिविजुअल डील कर सकते हैं, इन्वेस्टर डील कर सकते हैं, कंपनी डील कर सकती है। अगर अदर देन कंपनी है तो दो चीजें मैंडेटरी है कि सबसे पहले कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और जो AFI है उनकी सब्सिडी होना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अलावा सेकंड कंडीशन मेंशन की गई है कि ऐसा सब्सिडी होनी चाहिए या फिर ऐसा जॉइंट वेंचर होना चाहिए जो कि इंडिया में तो एस्टैब्लिश है, लेकिन इन्हें एस्टैब्लिश किया गया ऐसी एंटिटी के जरिए, ऐसी कंपनी के जरिए जो कि अब्रॉड में यानी जो विदेश में। थर्ड, अगर कोई कंपनी एज अ पीडी वर्क करना चाहती है तो उसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि सबसे पहले तो उसका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड कंडीशन मेंशन की गई इसी में कि वो पहली दोनों कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आ चाहिए, ए और बी में कवर अप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो एप्लीकेटेंट होते हैं पीडी के लिए, उनको खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा एज एन एनबीएफसी कम से कम 1 साल के लिए, यानी जब भी उन्होंने अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है, अगर कोई पर्सन एज एन एनबीएफसी वर्क करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले वो 1 साल यानी जिस टाइम पे वो अपना एप्लीकेशन एज ए पीडी सबमिट कर रहा है उससे 1 साल तक, उससे 1 साल पहले तक उसे एज एन एनबीएफसी वर्क करना मैंडेटरी किया गया है, तभी वो पीडी यानी प्राइमरी डीलर के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। यानी जैसे अगर आप इस साल 2025 में एज ए प्राइमरी डीलर एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो इसके लिए ये मैंडेटरी है कि आप उससे 1 साल पहले यानी 2024 में आपने एज एन एनबीएफसी वर्क खुद को एज एन एनबीएफसी रजिस्टर किया है एज एन, तभी आप पीडी के फॉर्म में खुद को रजिस्टर कर पाएंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फिफ्डा यानी फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेटरी होता है, खुद के रेगुलेशन में होते हैं। ये एसोसिएट होता है फिक्स इनकम और डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया में, यानी एक ऐसा एसोसिएशन जो कि सेल्फ रेगुलेट होता है, इसका रेगुलेशन टर्म्स कंडीशन इसके जरिए मैनेज की जाते हैं, किसी और अथॉरिटी के जरिए नहीं। साथ ही साथ ये कनेक्टेड होता है फिक्स इनकम और डेरिवेटिव मार्केट से। ये ऐसा एसोसिएशन यानी इस एसोसिएशन में कॉमर्शियल बैंक इन्वॉल्व होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं, प्राइमरी डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ये एसोसिएट ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर इन तीनों से मिलकर के ये एसोसिएशन बनता है। और ये पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, यानी ऐसा कोई जोर जबरदस्ती या मैंडेटरी नहीं है किया गया, ये वॉलंटरी है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशन यानी इसके रूल रेगुलेशन सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं बॉन्ड के पर्पज से, मनी के पर्पज से और डेरिवेटिव मार्केट के पर्पज से। यानी एक ऐसा एसोसिएशन जो कि सेल्फ रेगुलेटरी होता है, एक ऐसा एसोसिएशन जिसमें कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर इन्वॉल्व है, यानी इन तीनों से मिलकर के ये एसोसिएशन बनता है। साथ ही साथ ये पूरी तरीके से वॉलंटरी होता है,
जो भी बॉन्ड्स होते हैं, इसके जो रेगुलेशंस होते हैं वो बॉन्ड के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग या फिर डेरिवेटिव मार्केट रिगार्डिंग ये पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं आईसीडी। आईसीडी को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी कई बार आपको पूछा गया है। आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो आईसीडी पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड बोरिंग होते हैं कॉर्पोरेट के जरिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए फ्रॉम अदर कॉर्पोरेट एंटिटीज, और ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के तहत या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। यानी एक ऐसी अनसिक्योर्ड बोरोइंग जो कि कॉर्पोरेट के जरिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेती है, ठीक है, ऐसी अनसिक्योर्ड बोरोइंग जिसे कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लेने का काम करती है, जिसे कॉर्पोरेट ये बोरोइंग लेने का काम करते हैं, या फिर कॉर्पोरेट एंटिटी या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह की बोरोइंग करते हैं किसी अदर कॉर्पोरेट एंटिटी से। साथ ही साथ इस तरह के डिपॉजिट का कंपनीज एक्ट के तहत या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी किया गया है। और जब कॉर्पोरेट के पास बहुत ज्यादा सरप्लस हो जाता है, किसी कॉर्पोरेट एंटिटी के पास अगर ज्यादा सरप्लस हो जाता है तो उसे अदर दूसरी जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज है उसे उधार देने का काम करती है जिन्हें भी फंड्स की नीड है। तो इसीलिए आईसीडी क्या है, एक ऐसी अनसिक्योर, मान लीजिए कोई ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, ए और बी लिमिटेड नाम की दो कंपनी है। ए लिमिटेड को फर्म की पैसे की जरूरत है, तो ए लिमिटेड क्या करेगा, वो बी लिमिटेड से कहे कि हमें कुछ फंड बोरो कर दो, हम तुमसे कुछ फंड लेना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं। तो इसी को ही कहा जाता है आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये पूरी तरह से अनसिक्योर्ड होती है, ध्यान रखिएगा। ये जो लेंडिंग होती है ये भी अनकोलेटराइज्ड बेसिस पे होती है और यानी किसी भी तरह का कोलेटरल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और ये डिमांड किया जाता है लेंडर के जरिए, क्योंकि कोई भी किसी भी तरह कोई कोलेटरल बेसिस इन्वॉल्व नहीं होता। तो जो भी लेंडर है, यानी ए को फंड की जरूरत थी, बी के पास फंड यानी सरप्लस हो रखा है, ए गए बी के पास, उन्होंने कहा मुझे कुछ फंड की जरूरत है, बी ने कहा ठीक है तुम मुझसे फंड ले लो, लेकिन इसके बदले जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो हाई होगा। यही होता है आईसीडी। साथ ही साथ जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रेटिंग होती है कॉर्पोरेट की, ये डिटरमाइन होती है उस रेट पे जिस रेट पे कॉर्पोरेट अपने फंड को बोरो कर पाता है। अब बात करते हैं आरडीएस की। आरडीएस एक ऐसी स्कीम होती है जो कि सेफ, सिंपल और डायरेक्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। यानी आरडीएस क्या है, आरडीएस को अगर ऐसे आरडीएस स्कीम जो कि आरबीआई लेकर के आई है, ये एक ऐसी स्कीम होती है जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जो कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सिंपल होता है, सिक्योर होता है, यानी डायरेक्टली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये स्कीम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो इजीली, यानी कोई भी कॉमन मैन अगर चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन्वेस्ट करना तो वो इस स्कीम के जरिए इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। और ये स्कीम कॉमन मैन के जरिए बहुत इजीली कॉमन मैन के रीच में भी होती है, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है बहुत सिंप्लीफाई होता है। तरीका बताते हैं, प्रोसेस की बात कर लेते हैं। आरडीएस एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, एक ऐसी स्कीम जिसके जरिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इजी तौर पर परचेस कर सकते हो डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर अ कॉमन मैन, जो आरबीआई लेकर के आई है। यानी इसके जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेस कर पाना आसान होता है। आरडीएस स्कीम बताया, सबसे पहले इन्वेस्टर्स अपने आरडीजी अकाउंट ओपन करेगा ऑनलाइन पोर्टल का यूज करके। इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके से हो सकती है, प्राइमरी इशुएंस भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती है। इन्वेस्टर प्लेस कर सकता है अपना बिड नॉन कॉम्पिटिटिव स्कीम के तहत प्राइमरी ऑप्शन में। साथ ही साथ इन्वेस्टर बाय और सेल भी कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेकेंडरी मार्केट में। इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन है, बैलेंस स्टेटमेंट है, नॉमिनेशन फैसिलिटी प्लेस है, ये सब भी एक्सेस कर सकता है। किसी भी तरीके की फीस चार्ज नहीं की जाती है आरबीआई फैसिलिटीज के लिए, ठीक है। पेमेंट जो है वो भी मैनेज होती है सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए और यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग का यूज करके। मिनिमम अमाउंट अगर बात की जाए रिटेल इन्वेस्टर की तो 10,000 रुपए होती है पर सिक्योरिटी, और अगर मैक्सिमम अमाउंट की बात की जाए तो होती है 2 करोड़ रुपए। गिफ्टिंग भी हो सकती है, सिक्योरिटी गिफ्ट, अगर आप किसी को इस तरह की सिक्योरिटी गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो पेमेंट गेटवे चार्जेस है इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वो आपको पे करना होता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है इंडिया का, ताकि मैनेज किया जा सके रिटेल डायरेक्ट स्कीम और इन फ्यूचर प्लान टू डेवलप एन एक्ट, ठीक है। तो आरडीएस स्कीम जो कि आरबीआई लेके आई, ये बहुत ही इजी, सेफ और सिंपल सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए किसी कॉमन मैन का भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से एक्सेस कर पाना पॉसिबल होता है। और ये था उसका ओवरऑल प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब आईसीडी यानी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट को कौन सा स्टेटमेंट सही डिफाइन करता है।
पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आईसीडी टिपिकली अनसिक्योर्ड बोरिंग होती है, जो कि गवर्नमेंट यानी आरबीआई की वजह से गवर्न नहीं किया जाता है, जो आरबीआई में कवर अप नहीं होती, लेकिन जो प्रोविजंस होते हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 2013 में कवर अप होते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंक को अलाउ है कि आईसीडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं एज अ सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आईसीडी शॉर्ट टेन्योर होता है, यानी इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो कम लंबे समय के लिए होता है। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड की बात की जाए वो 7 दिन से 180 डेज होता है, और इनका यूजर बेसिकली शॉर्ट टर्म लिक्विड को मैनेज करने के लिए किया जाता है, यानी आईसीडी बेसिकली शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और इनका यूज भी शॉर्ट टर्म पे, अगर आपको कैश की जरूरत है, कैश को मैनेज करने की जरूरत है तो उसका यूज करते हैं। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अभी हमने पढ़ा कि आईसीडी पूरी तरीके से जब भी किसी एक कॉर्पोरेट एंटिटी को जरूरत होती है पैसे की, तो दूसरे कॉर्पोरेट एंटिटी से वो फंड बोरो कर लेता है, यानी पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होते हैं। और इनके अगर टेन्योर की बात की जाए, पीरियड की बात की, पीरियड वो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, यानी इनका टेन्योर 7 से लेकर के 180 दिन होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन सी, यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अ कंपनी टू बी अपॉइंटेड एज अ प्राइमरी डीलर, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि कोई भी कंपनी अगर एज अ प्राइमरी डीलर वर्क करना चाहते तो उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या नहीं है। ध्यान रखिए, आपको बताना है कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है फॉर कंपनी टू अपॉइंट एज अ प्राइमरी डीलर। पहला कह रहा है इट मस्ट बी सब्सिडियरी फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एआईएफआई, यानी इसका या तो शेड्यूल कॉमर्स बैंक की सब्सिडी हो या फिर एएफआई का हिस्सा हो। ये किसी भी तरह कोई ज्वाइंट वेंचर होना चाहिए जो कि स्टैब्लिश तो इंडिया में है, लेकिन ये किसी फॉरेन एंटिटी के जरिए स्टैब्लिश किया गया। थर्ड, इसका इनकॉर्पोरेट यानी इसको कंपनीज एक्ट के तहत इसकी स्थापना होनी चाहिए, ना कि बैंक सब्सिडी और फिर फॉरेन जेवी के तहत। फोर्थ कह रहा है इट मस्ट बी अ न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी विदाउट एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन, यानी कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी अगर वो एक एनबीएफसी खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो भी वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है एज ए कंपनी। तो हमने क्या देखा था, अगर कोई भी कंपनी है, इन्वेस्टर्स है या कोई इंडिविजुअल है एज अ प्राइमरी डीलर वर्क करना चाहता है तो उसके लिए मैंडेटरी किया गया कि जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है प्राइमरी डीलर से उससे 1 साल पहले तक उसे खुद को एज एन एनबीएफसी रजिस्टर करना होगा, यानी कोई भी न्यूली कॉर्पोरेट कंपनी विदाउट एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन पीडी का पार्ट नहीं हो सकती। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द थ्योरम टू अ बॉन्ड प्राइस बिहेवियर रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, यानी आपको बताना है कि सेकंड थ्योरम बॉन्ड का क्या था। बॉन्ड प्राइस जब बढ़ती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है, ये ग्रेटर होता है जब बॉन्ड प्राइस घटती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। सेकंड कह रहा है कि रेट ऑफ बॉन्ड प्राइस में रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो भी चेंजेस होता है वो इक्वल होता है, यानी बॉन्ड प्राइस जो होता है उसमें कांस्टेंट रहता है, जो चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में होता है। थर्ड कह रहा है कि बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट में इनवर्स रिलेशन होता है, लाइनर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और फोर्थ कह रहा है जो ड्यूरेशन होता है बॉन्ड प्राइस का वो सेंसिटिविटी दिखाता है, और अकाउंट जो होता है वो एसेट्रिक प्राइस मूवमेंट होता है। तो हमने क्या देखा था, हमने सेकंड थ्योरम देखा था कि अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, घट रहा है, ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन में प्राइस आपकी घट रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी पहली सिचुएशन कह रहा था थ्योरम टू ग्रेटर। आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द फिम्डा इन द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी आपको बताना फिम्डा को करेक्टली कौन डिफाइन करता है। ये रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनी को, पेंशन फंड को इंडिया में, या फिर एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉन्ड के लिए, मनी के लिए और डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए। ये एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है इक्विटी मार्केट के, या फिर ये मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने का काम करती है। तो हमने क्या देखा, फिम्डा एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉन्ड प्राइस के केस में, मनी के केस में और डेरिवेटिव मार्केट केस में। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। तो बात करते हैं आज के टॉपिक की, यानी फॉरेक्स मार्केट। तो बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट क्या है। ऐसा मार्केट, अगर नॉर्मल टर्म्स में बात की जाए कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, तो फॉरेक्स मार्केट मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में डील होगा। भाई आप मुझे बताइए, अगर कोई भी पर्सन, अगर वो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से या उसे नहीं पता है क्या होता है, तो उसके लिए फॉरेक्स क्या होगा? एक ऐसा मार्केट जहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, फॉरेन सिक्योरिटीज में परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेसिकली ट्रेड करने का काम करते हैं। तो उस तरीके के मार्केट को कहा जाता है कि ये एक फॉरेक्स मार्केट है। बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। तो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 2N ऑफ फीमा 1999, ध्यान रखिएगा ये सेक्शन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यानी कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि किस सेक्शन के तहत
किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया है फॉरेन एक्सचेंज को? ध्यान रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2N ऑफ फीमा 1919 के तहत फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आपसे अभी अगर मैं सेक्शन की बात, तो आपसे दिसंबर साइकिल में भी ये पूछा गया था किस सेक्शन के तहत डिफाइन किया गया फीमा को। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2N है जिसके तहत डिफाइन किया गया है। अब सेक्शन 2N ऑफ फीमा के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, यानी ऐसा एक्सचेंज जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, यानी जिसमें फॉरेन करेंसी की बात होती है, जिसमें फॉरेन करेंसी को कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ कुछ और चीजें भी इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंस, जो कि पे किया जाता है किसी भी फॉरेन करेंसी के तहत। यानी क्या डिफाइन किया है इस एक्ट में कि ये तो मेंशन होगा ही होगा कि 2N के अकॉर्डिंग फीमा की डेफिनेशन मेंशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जिसकी फॉरेन करेंसी, यानी सीधे टर्म में बताइए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही होता है फॉरेन करेंसी। इसके अलावा फीमा 1999 सेक्शन 2N ने कुछ और चीजों को डिस्क्राइब किया है जो कि इंक्लूड की जाती है फॉरेन एक्सचेंज में, जिसमें सबसे पहला है डिपॉजिट, क्रेडिट और बैलेंसेस, जो कि पे किया जाता है किसी भी फॉरेन करेंसी में। ध्यान रखिएगा, जो पेबल की बात की गई है, यानी जो पे करने की बात की है, वो फॉरेन करेंसी में मेंशन की गई है। इसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो ड्राफ्ट, किसी भी तरह का कोई ड्राफ्ट है, ट्रैवलर्स चेक है, लेटर ऑफ क्रेडिट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि एक्सप्रेस किया गया या फिर ड्रॉ किया गया, यानी लिखा गया है इंडियन करेंसी में, लेकिन जिसे पे किया जाता है फॉरेन करेंसी में। यानी किसी भी तरीके का ऐसा ड्राफ्ट, किसी भी तरीके का ऐसा ट्रैवलर्स चेक, किसी भी तरीके का ऐसा LOC यानी लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे बेशक ड्रॉ यानी लिखा तो इंडियन करेंसी में गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो डिफाइन की गई, उसका जो अमाउंट डिफाइन किया गया वो तो इंडियन करेंसी में डिफाइन किया गया, लेकिन वो पे किया जाएगा फॉरेन करेंसी में। ये ध्यान रखिएगा, अगर ड्रॉ किया गया है इंडियन करेंसी में और पे भी इंडियन ही करेंसी में किया जा रहा है तो उसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि फीमा ने ये डिफाइन किया है कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, यानी फॉरेन करेंसी शामिल होती है। अगर किसी भी एक्सचेंज में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसका मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज का पार्ट हो ही नहीं सकता एज पर सेक्शन 2N ऑफ फीमा। बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक, और क्या इंक्लूड है। इसके अलावा ड्राफ्ट, अगेन ड्राफ्ट और ट्रैवलर चेक्स की बात हुई है, लेटर ऑफ क्रेडिट की बात हुई है और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई है। लेकिन अब ये चारों ही लिखे गए हैं बैंक के जरिए या फिर इंस्टीट्यूशन के जरिए या फिर किसी पर्सन के जरिए जो कि इंडिया के बाहर रहता है, लेकिन वो पे होना चाहिए इंडियन करेंसी में। ध्यान रखिएगा, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है कि अब आप सोच रहे हो कि अभी तो आपने कहा कि इंडियन करेंसी की बात है, इंडियन करेंसी में अगर पे हो रहा है तो वो ट्रीट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, थर्ड में फीमा ने क्या मेंशन किया है कि चाहे डेफ्ट हो, ट्रैवलर्स चेक हो, लेटर ऑफ क्रेडिट हो या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई, ये बैंक के जरिए लिखा जाएगा या बैंक के जरिए लिखा गया, इंस्टीट्यूशन के जरिए लिखा गया या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए लिखा, ऐसे पर्सन के थ्रू इसे ड्रॉ किया गया, लिखा गया जो कि आउटसाइड इंडिया रहता है। ध्यान रखिए, इंडिया के बाहर रहता है, यानी इंडियन रेसिडेंट वो नहीं है, लेकिन वो पे किया जा रहा है इंडियन करेंसी में। डिफरेंस दोनों में सेकंड और थर्ड में क्या है ये देख लीजिएगा। सेकंड में बात की गई थी जो ड्राफ्ट है, ट्रैवलर्स चेक है या बिल ऑफ एक्सचेंज या LOC है, ये एक्सप्रेस किया जाए, बेशक इसे ड्रॉ किया गया इंडियन करेंसी में, लेकिन पे होना चाहिए फॉरेन करेंसी, यानी इसमें पे करने की बात फॉरेन करेंसी में की गई थी। लेकिन थर्ड में बोला गया कि बैंक के जरिए अगर ये लिखा जा रहा है, ट्रैवलर्स चेक है, LOC है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, बैंक के जरिए, इंस्टीट्यूशन के जरिए लिखा जा रहा है, लेकिन उनका इंडिया के बाहर होना चाहिए, यानी जो बैंक, जो इंस्टीट्यूशन या फिर जो पर्सन इस बिल को ड्रॉ कर रहा है वो आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, यानी वो रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी फॉरेनर होना चाहिए। और बेशक वो अगर इंडियन करेंसी में पेबल है तब उसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट किया जाएगा। यानी जो फीमा ने कहा था कि फॉरेन करेंसी में डिफाइन होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, उसे ही ट्रीट किया जाएगा। फॉरेन करेंसी में जो डिफाइन होंगे जो एक्सचेंज, उन्हें ही फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो 24 आवर ओपन रहता है। ठीक है, आई होप आपको फॉरेक्स क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसे हम फॉरेक्स के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, यानी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो रखे हैं फॉरेक्स मार्केट के, क्या क्या क्वालिटीज हो रखी हैं फॉरेक्स मार्केट के,
किन चीजों के बेसिस पे फॉरेक्स मार्केट को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रांसपेरेंसी होती है। ध्यान रखिएगा, फॉरेक्स मार्केट में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। क्यों ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है? क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पे काम करता है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर पे काम करता है, यानी इसमें जो, इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर बनी रहती है। इसके अलावा जो डॉलर एक्सटेंसिवली है, यानी इसमें जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से डॉलर में किया जाता है, क्योंकि डॉलर के जरिए ट्रेड किया जाता है। और मोस्टली कंट्रीज में जो डॉलर है, अगर इस करेंसी में आप ट्रेड करें तो वो एक्सेप्टेबल होता है। यानी कई सारी कंट्रीज है, या फिर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें जो डील है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, वो सेटल किए जाते हैं डॉलर्स के जरिए। यानी डॉलर्स एक ऐसा आप कह सकते हो करेंसी है जो कि वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल है, यानी फॉरेन एक्सचेंज के मामले में जिसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो पूरी तरह से डायनेमिक होता है, यानी ये मार्केट मोस्ट डायनेमिक मार्केट होता है, बहुत सारी वेराइटीज इन्वॉल्व होती हैं। ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क हो रखा है वो इंटरनेशनल नेटवर्क हो रखा है। जितने भी डीलर्स हैं, ये पूरा का पूरा मार्केट जो है वो इंटरनेशनल डीलर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो रखा है। इसके अलावा ये मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट भी होता है। इस मार्केट में हाई लिक्विडिटी इन्वॉल्व होती है, यानी बड़े अमाउंट में कैश इन्वॉल्व होता है। साथ ही साथ ये मार्केट 24 आवर्स वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेन एक्सचेंज के। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या समझा कि पूरी तरह से इस तरह के मार्केट में ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है, पूरी तरह से इसमें पारदर्शिता देखी जाती है, किसी भी तरह की कोई धांधली होने के चांसेस नहीं, तो धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत कम देखे गए ऐसे मार्केट में, क्योंकि इसके रूल्स जो है वो फिक्स होते हैं। फीमा के तहत ये इसके जो भी एक्ट हैं, जो भी लॉज है, उसमें अमेंड किया जाता है। इसके अलावा इसमें डॉलर इस तरह के मार्केट में मोस्टली डॉलर की करेंसी में जो ट्रेड है उन्हें सॉर्ट किया जाता है, यानी जो सेटलमेंट की जाती है एक्सचेंज की, जो ट्रांजेक्शन है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनका जो सेटलमेंट मोस्टली डॉलर में किया जाता है। और कई सारी कंट्री, या फिर ये कहूँ कि मोस्ट ऑफ कंट्री के जरिए, मोस्ट ऑफ कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल होता है अगर सेटलमेंट डॉलर में हो। नेटवर्क बहुत बड़ा एक जाल होता है जो इसमें इंटरनेशनल डीलर्स इन्वॉल्व होते हैं, हाई लिक्विडिटी इन्वॉल्व होते हैं, और 24 आवर्स ये मार्केट वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद अब बात करते हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी कौन कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो इसका हिस्सा हो रखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट है वो है सेंट्रल बैंक। यानी मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन से होते हैं फॉरेक्स के? सेंट्रल बैंक, ठीक है। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसके पार्ट होते हैं, यानी हिस्सा होते हैं। कमर्शियल बैंक भी इसका हिस्सा होते हैं। ब्रोकर्स भी इसका पार्ट होते हैं। इंडिविजुअल और कंपनीज भी इसका हिस्सा होती है। यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट की बात की जाए तो इसमें मेजर तौर पे 6 पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व होता है, यानी जो सेंट्रल बैंक है हमारा, चाहे आरबीआई की बात की जाए, एसबीआई की बात की जाए, ये इन्वॉल्व होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। डिफरेंट तरह के जो कमर्शियल बैंक हैं वो भी इसका हिस्सा होते हैं। ब्रोकर जो इसमें सिक्योरिटीज में या ट्रेड करने का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल भी इसका हिस्सा हो सकता है, यानी अगर कोई इंडिविजुअल चाहे कि वो इस फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा बनना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करना चाहता है, फॉरेन करेंसी में डील करना चाहे तो वो भी कर सकता है। और कंपनीज भी इस फॉरेक्स मार्केट का हिस्सा हो। तो ओवरऑल अगर ये पूरे हो रखे हैं फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट। ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया था, आपके दिसंबर 24 साइकिल का ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि, या फिर कैसा कौन सा ऐसी एंटिटी है जो कि फॉरेक्स मार्केट का पार्ट नहीं है। तो ये आपसे पूछा गया था। इसके बाद बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी जिसे फेडाई के नाम से भी जानते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये एक ऐसा एसोसिएशन है, ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा एसोसिएशन है, ये बैंक का, यानी इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, और इन सबसे मिलकर ये एसोसिएशन बनता है। इन्हें ऑथराइज किया जाता है, यानी इन्हें राइट होता है, ठीक है, इन्हें ये राइट होता है, इन्हें ऑथराइजेशन दिया जाता है, इन्हें ये हक दिया जाता है कि ये इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें डील कर सकते हैं। यानी एक ऐसा बैंक का एक ऐसा एसोसिएशन जिसको ये राइट होता है, जिसकी अथॉरिटी होती है, जिसको
कि वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील कर सकता है, उसे ही कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और ये एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलेट करती है वो सारे रूल्स, जो डिटरमाइन करते सारे रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, जो कि ये निर्धारित करते हैं कि फॉरेन की ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज के। साथ ही साथ अगर किसी भी तरह कोई चार्जेस अप्लीकेबल है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में तो उसे भी डिफाइन करने का काम ये एसोसिएशन करती है। यानी अगर फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसका मतलब ये बैंक का एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिनके पास ये अथॉरिटी होती है, जिनके पास ये राइट होता है, जिनके पास ये हक होता है कि इंडिया में जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये उसमें डील कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं। इस एसोसिएशन को स्टैब्लिश किया गया था, ध्यान रखिएगा 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड या फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी वेरियस एक्सपेक्ट है, जितने भी वेरियस इसके इंटिटीज हो रखी है या जो इसका हिस्सा हो रखी है उनसे रिलेटेड रूल्स को निर्धारित करने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस में किसी भी तरीके कोई चार्जेस इन्वॉल्व है, किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, अगर किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा फीस, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना है तो उसे भी रेगुलेट करने का काम, उसे भी डिटरमाइन करने का काम, उसे भी फिक्स करने का काम इसी एसोसिएशन के जरिए किया जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फीमा, यानी फीमा एक्ट 1999, यानी वो एक्ट जिसके जरिए ये डिफाइन किया गया है कि किस तरीके के एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा एक्सचेंज है जिसको फॉरेन एक्सचेंज में ट्रीट किया जाता है, जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी। फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा देती हूँ। फीमा एक्ट 1999 के सेक्शन 2N के तहत ये डिफाइन किया गया है कि किस तरीके के एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, यानी ऐसा एक्सचेंज जिसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है और कुछ सर्टेन लिमिटेशन मेंशन की गई है। अगर वो फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब उस एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज ट्रीट किया जाएगा। बात करते हैं फीमा एक्ट 1999 की। तो ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो कि अमेंड करता है जो भी, यानी ऐसे लॉज जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको अमेंड करने का काम करता है, उनको चेंज करने का काम करता है। अमेंड करने का काम या चेंज करने का काम इसलिए करता है ताकि उसे समय समय पर अपडेट किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। जैसे फॉरेन मार्केट में, जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग, यानी इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी भी तरीके का कोई चेंज होता है तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट रिफॉर्म लाने का काम करता है, या फिर कह सकते हैं चेंजेस लाने का काम करता है एक्ट में या फिर लॉ में। जो भी लॉ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड बनाए गए हैं उन्हें ये चेंज करने का काम या उसमें एडजस्ट करने का काम या उसे अमेंड करने का काम करता है, क्योंकि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो एक्सटर्नल ट्रेड हैं, उसे बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सके, उसे बेहतर तरीके से फुलफिल किया जा सके, उसके वो फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो सके। साथ ही साथ ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने पे ध्यान देता है, उसको प्रमोट करने का काम करता है। साथ ही साथ मेंटेनेंस पे भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के ये ध्यान देता है। यानी अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा देना, जिससे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिल सके, फॉरेन करेंसी इंडिया में इंजेक्ट हो सके, साथ साथ जो फॉरेक्स मार्केट हो रखा है इंडिया का वो डेवलप्ड हो, उसकी मेंटेनेंस हो और उसमें ग्रोथ हो सके। ये एक्ट ध्यान रखेगा होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। इसके साथ ही साथ ये एक्ट सारे ब्रांचेस, ऐसे सारे ब्रांचेस, ऑफिसेज और एजेंसी पे भी एप्लीकेबल होता है जो इंडिया के बेशक बाहर हो रखे हैं, लेकिन उनका जो ओन और कंट्रोल, यानी जिन्हें कंट्रोल करने का, मैनेज करने का किसी ऐसे पर्सन के जरिए किया जाता है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, यानी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो रखा है। साथ ही साथ अगर इस एक्ट में ये सारी चीज, इस एक्ट में वो प्रोविजन भी मेंशन है, वो टर्म्स, वो कंडीशन भी मेंशन है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी फॉरेक्स एक्सचेंज रेट किसी भी तरीके से जो फॉरेक्स मार्केट जो रूल्स हैं अगर उनको प्रोहिबिट किया गया है, अगर स्टिल कोई पर्सन, कोई एंटिटी, कोई पार्टिसिपेंट उसे फॉलो अप करता है तो उसे पे क्या क्या लायबिलिटी होगी। यानी अगर किसी भी तरह कोई कंट्रावेंशन होता है, कोई उल्लंघन होता है, ठीक है, कि जो रूल्स बनाए गए हैं उस पे भी ये एक्ट अप्लाई होता है। यानी ध्यान रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट का मतलब एक ऐसा एक्ट जो बेसिकली इसका मेजर रोल होता है कि एक्सटर्नल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, साथ ही साथ जो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान देता है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और इस एक्ट अगर कोई ऐसा ऑफिस है
या कोई ऐसी एजेंसी है या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं ब्रांच है जो बेशक इंडिया के बाहर है, आउटसाइड जैसे कह सकते हैं यूएसए में वर्क कर रहा है या चाइना में वर्क कर रहा है या कहीं भी देश के किसी भी कोने में वर्क कर रहा है, लेकिन उस स्पेसिफिक कंपनी को, उस स्पेसिफिक ब्रांच को, उस स्पेसिफिक एजेंसी को अगर जो कंट्रोल है, जो मैनेजमेंट है, जो मालिकाना हक है या फिर जो ओनरशिप है वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में है जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, यानी इंडिया का निवासी है, इंडिया का स्थायी नागरिक है, जिसे इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, जिसे इंडिया की नागरिकता मिली हुई है, उस पे भी ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा पर्सन है, जैसा कि अभी मैंने बताया, वो किसी भी तरीके से इसी एक्ट के तहत जो प्रोविजन मेंशन किए गए, जो रूल्स मेंशन किए गए, जो रेगुलेशन मेंशन किए गए फॉरेन एक्सचेंज के रिलेटेड, अगर उनका कंट्रावेंशन यानी उनका उल्लंघन करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो उस पर भी ये एक्ट अप्लीकेबल होगा। यानी उस स्पेसिफिक पर्सन, एंटिटी, एजेंसी या फिर कंपनी पे जो चार्जेस अप्लीकेबल होंगे या फिर जो पनिशमेंट अप्लीकेबल होती है वो भी इसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। ये ध्यान रखेगा, बेशक वो पर्सन आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो। तो ये तो बात हो गई फीमा एक्ट 1999 की। अब डिस्कस करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के जो कि आपके प्रीवियस में पूछे गए हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। एज पर सेक्शन 2N ऑफ फीमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये आपके मे साइकिल में पूछा गया ये क्वेश्चन कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा कह सकते हैं एंटिटी है या फिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, आपको बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी उसे एज पर सेक्शन फीमा 29 उसे फीमा की डेफिनेशन उसे फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। ट्रैवलर्स चेक जो कि ड्रॉ किया जाता है बैंक के जरिए, जो इंडिया के बाहर है लेकिन वो पेबल है इंडियन करेंसी में। इसके अलावा बीओई यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि ड्रॉ किया गया है इंडियन करेंसी में, यानी लिखा गया इंडियन करेंसी में लेकिन पे होगा वो, यानी उसको पेमेंट की जाएगी फॉरेन करेंसी में। डिपॉजिट या फिर क्रेडिट जो कि पे किए जाते हैं फॉरेन करेंसी में, या फिर शेयर ऑफ इंडियन कंपनीज जो कि किसी इंडियन रेसिडेंट के जरिए हेल्ड किए जाते हैं, यानी वो जो शेयर्स हैं वो इंडियन, यानी शेयर्स जो हैं वो भी इंडियन कंपनीज के हैं और जो उस शेयर होल्डर है जिसके पास वो शेयर है वो भी इंडियन रेसिडेंट है। तो ये हमने अभी देखा कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है कि फॉरेन करेंसी में डील करना, यानी फॉरेन करेंसी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व जो आउटसाइड इंडिया है लेकिन पेमेंट जो है वो इंडियन करेंसी में हो रही है। तो ट्रैवलर्स चेक भी हमने देखा कि आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किया जा रहा है लेकिन पे हो रहा है इंडियन करेंसी में। बिल ऑफ एक्सचेंज की भी बात की गई, वो भी लेकिन पे किया जा रहा है फॉरेन करेंसी में, ये भी इसका हिस्सा है इस डेफिनेशन का। डिपॉजिट भी अगर फॉरेन करेंसी में पे किया जा रहा है तो वो भी इसका फॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है। लेकिन अगर शेयर्स की बात की जा रही है इंडियन कंपनीज, यानी जिन शेयर्स की बात की जा रही है वो इंडियन कंपनी से अफिलिएटेड है और उनका जो ओनरशिप है यानी वो जो होल्डिंग है उस शेयर की वो भी इंडियन रेसिडेंट के ही पास हो रखी है। ध्यान रखिएगा, शेयर्स भी इंडियन कंपनीज के हैं और शेयर होल्डर यानी जिनके पास वो शेयर हो रखे हैं वो भी इंडियन रेसिडेंट हैं, तो ये फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फीमा 1999 एक्ट वॉज इनएक्टेड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, यानी फीमा एक्ट के मेन या फिर मेजर या फिर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गोल उद्देश्य क्या था? कंट्रोल करना, जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन उनको स्ट्रिक्टली बेसिस पे कंट्रोल करना, एक्सटर्नल ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना, जो डेवलपमेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इंडिया में यानी फॉरेक्स मार्केट को डेवलप करने को, उसके मेंटेनेंस को प्रमोट करने का काम करना, या फिर कंपनीज एक्ट 1956 को पूरी तरह से रिप्लेस कर देना, या फिर जो फॉरेन एम्प्लॉयमेंट हो रखे हैं इंडियन सिटीजन के उसे रेगुलेट करने का काम करना। तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था फीमा एक्ट का कि सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे कि एक्सटर्नल ट्रेड की ग्रोथ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा मिले, जिसके जरिए जो फॉरेक्स मार्केट इंडिया में वो डेवलप हो सके, उसकी मेंटेनेंस है वो भी आगे बढ़ सके। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग सही है। ध्यान रखिएगा, पीडाई जो है ये एक गवर्नमेंट बॉडी है, यानी ये डायरेक्टली कंट्रोल में होते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के। इसे एस्टैब्लिश किया गया था लिबरेशन के बाद, यानी 1991 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था।
ये एक ऐसा एसोसिएशन यानी ये बैंक का एसोसिएशन हो रखा है जो कि फॉरेक्स मार्केट में यानी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इंडिया में उसमें डील करता है और उनसे रिलेटेड रूल्स और चार्जेस को भी डिटरमाइन करने का काम या सेट करने का काम करता है। ये सिर्फ और सिर्फ डील करता है गोल्ड इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट, यानी अगर इंडिया में जो गोल्ड का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए सिर्फ उसमें डील किया जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ एसोसिएशन, जिसे इन शॉर्ट FDI भी कहते हैं, ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है बैंक का जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में न केवल डील करता है बल्कि इससे जो भी रूल्स हैं, जो भी रेगुलेशन है, जो भी चार्जेस हैं, उन्हें भी डिटरमाइन करने का काम करता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग है, यानी आपको यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट है यहाँ पे फॉरेक्स के वो मेंशन किए गए हैं, आपको उनके रोल के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन से पार्टिसिपेंट का क्या रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोकर्स की कि ब्रोकर्स क्या करते हैं, तो और उसके बाद सेंट्रल बैंक, देन सोवरेन फंड और हेज फंड और इन्वेस्टमेंट एंटिटी। तो देखिए ब्रोकर क्या होते हैं, ब्रोकर फैसिलिटेट करते हैं, यानी जो ट्रांजेक्शन होता है, जो बाई है सेल है, यानी ट्रांजेक्शन करने का काम करते हैं बैंक्स और क्लाइंट के बीच में। ब्रोकर क्या करते हैं भाई, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है बैंक के बीच में क्लाइंट के बीच में, उनके बीच क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनके बीच मीडिएटर का काम करते हैं। वहीं अगर सेंट्रल बैंक की बात की जाए तो ये जो नेशनल करेंसी है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको प्रभावित करने का काम करते हैं। वहीं अगर बात की जाए सोवरेन फंड्स की तो ये इन्वेस्टमेंट सरप्लस होते हैं, यानी ऐसे रिजर्व होते हैं फॉरेन एसेट में, यानी इन्हें इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्ट सरप्लस होते हैं रिजर्व इन फॉरेन एसेट। और अगर हेज फंड या इन्वेस्टमेंट एंटिटीज की बात की जाए तो ये बेसिकली स्पेकुलेटिव में डील करते हैं, यानी ये इन्वॉल्व होते हैं करेंसीज की ट्रेडिंग में, उसको परचेज सेल करने में इन्वॉल्व होते हैं, यानी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसके अकॉर्डिंग, क्या यानी ए का राइट आंसर क्या है 1, बी का आपका राइट ऑप्शन है 2, सी का है 3 और डी का है 4, यानी जिस ऑर्डर में दिए गए इसी ऑर्डर में ये इनका राइट आंसर है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है इसमें, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है अपना चैप्टर 33 यानी चैप्टर 33 हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, जिसमें हमने देखा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, कौन कौन सी एंटिटीज होती हैं जो इसका हिस्सा होते हैं, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जो इसका हिस्सा होते हैं, साथ ही साथ हमने ये देखा कि डीमैट क्या होता है, वो उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब जैब का फाउंडेशन बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। गाइडलाइन ने जैसा प्रॉमिस किया था कि आपका बेसिक से एडवांस प्रिपरेशन हो सके, इसके तहत ये बैच लाया गया है। ध्यान रखें कि ये बैच ऑलरेडी 31 मई से आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। 31 मई से आपका बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको सारे कंप्लीट क्लासेस मिलती हैं, यानी जितने भी पेपर्स हैं उन सबकी क्लासेस मिलती हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन भी अवेलेबल होता है। और अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट भी इस बैच पे अवेल होता है। इसके अलावा जैब का सुपर प्लान भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ऑल इन वन कोर्स है। जितनी भी क्लास अब तक हुई हैं या जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, ऑन गोइंग है, या जितनी अपकमिंग क्लासेस हैं, वो इस बैच में इंक्लूड होते हैं। यानी ये आपके जैब प्रिपरेशन का वन स्टॉप सोल्यूशन है। बेसिक से एडवांस आपकी प्रिपरेशन होती है और इस पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप बैंकर्स प्रो का कोड यूज करते हैं। यानी 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिलती है 1249 में, वहीं आपको 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन मिलती है 1749 में। इसमें जो भी फैकल्टी है जो आपको पढ़ाती है वो जिन्होंने खुद जैब और कैप का एग्जाम क्लियर कर रखा है, जिन्होंने खुद उसे अच्छे मार्क्स से क्लियर कर रखा है, ये वो फैकल्टी है जो आपको पढ़ाती है। साथ ही साथ इस बैच में आपको देख सकते हैं आपको 4000 प्लस MCQs मिलते हैं, सारे पेपर कवर हैं, अपडेटेड पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस मिलता है, शॉर्ट लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं, PDF आपको अवेलेबल होता है, साथ ही साथ इसका लाइव और रिकॉर्ड सेशन भी एक्सेस कर सकें। तो इनरोल करना जैब के सुपर प्लान में मत भूलेगा अगर आप चाहते हैं कि अपने जैब एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। इसके अलावा CIB का फाउंडेशन बैच भी आपको ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इस पे भी आपका फ्लैट 50% डिस्काउंट चला है। गाइडली आपके सारे कोर्सेज है बहुत हैवी डिस्काउंट लेकर के आया है, इस पे भी बस आपको बैंकर्स प्रो का कोड यूज करना, आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी अपने CIB का पेपर क्लियर किया है, जिन्हें अभी नहीं आइडिया कि CIB की प्रिपरेशन कहाँ से तैयार करें, कैसे करें, वो इस बैच को जरूर कंसीडर करें, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बैच है। आपके बेसिक से एडवांस सारी चीजें आपको इसमें इनरोल आपको अवेलेबल होती हैं। आप CIB टेस्ट इसमें अवेलेबल होते हैं जो कि आपके फियर को दूर करने का काम करते हैं कि CIB का पैटर्न इतना वास्ट है, चैप्टर थोड़े डिफरेंट है कंपेयरिंग टू GIB, सिलेबस बहुत टफ हो रखा है, तो आपके सारे सवालों का जवाब ये फाउंडेशन बैच है। यानी जिन लोगों ने भी जैब
वो जैब बैट्समैन जिन्होंने जैब एग्जाम अपना क्लियर किया वो जरूर इस फाउंडेशन बैच को कंसीडर करें। इसके अलावा CIB के रिगार्डिंग 15 गुड मिनट्स की सीरीज भी चल रही है यूट्यूब पे, जिसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 15 गुड मिनट्स की सीरीज चल रही है जिसमें जस्ट 15 मिनट्स में आपके सारे कॉन्सेप्ट हैं, CIB से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए जाते हैं। इसकी भी एक प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैंडी का ऐप ज्वाइन करना मोबाइल का। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं आज की क्लास का PDF आपको कहाँ मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा फैकल्टी से आप इंटरेक्ट कर पाते हैं इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए, अपने डाउट है अपने कंफ्यूजन है वो भी क्लियर कर पाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलती रहे, क्लासेस के रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज के